हेलो बच्चों, हाउ यू ऑल। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर नंबर 1 जो काइनेमेटिक्स का था, आपने खूब एंजॉय किया होगा, जिसमें मैंने आपको जो मोशन वेरिएबल्स हैं उनकी जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, केवल और केवल बेसिक डेफिनेशंस सिखाई, सो दैट आपके दिमाग में एकदम क्लैरिटी से सब चीज़ें रह जाए। तो हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा पोजीशन वेक्टर, हमने सीखा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हमने सीखा वेलोसिटी वेक्टर जो कि 2 प्रकार के हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, और एक्सेलरेशन वेक्टर वो भी 2 प्रकार के हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ठीक, अब हम आगे चलेंगे, गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। आज जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को वो क्लैरिटी से समझ में नहीं आता है, जिसकी वजह से जिसका इम्पैक्ट पूरे मैकेनिक्स पर पड़ता है ना, खासकर सर्कुलर मोशन पर। तो आज में जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ, जो चीज़ें बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से उसको समझना और एक एक चीज़ को आपने नोट करना है, उसके लेक्चर नोट्स बनाने हैं, ढंग से उसको दिमाग में रखना है और उसमें क्लैरिटी लानी है। दो ये मैं कई बार ऑनगोइंग प्रोसेस में रिपीट करूँगा, बट स्टिल इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट आपको एक एक चीज़ क्लैरिटी से समझ में आ जाए। तो खेल जो है वो खेल है, एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है। ठीक है, एक पार्टिकल चल रहा है। अब अगर कोई पार्टिकल चल रहा है, पार्टिकल मैंने आपको पहले समझा दिया, वो जिसका डायमेंशन 0 है, जिसका कोई डायमेंशन है ही नहीं। ठीक है जी। तो एक सिंगल पार्टिकल अगर चल रहा है तो उसका जो मोशन है वो 2 ही प्रकार का हो सकता है, या तो वो स्ट्रेट लाइन में चल सकता है या कर्वी लीनियर, या कर्व जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो या तो वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा या कर्वी लीनियर में चलेगा। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि क्या वो पैरामीटर्स हैं, क्या वो बातें हैं जिसकी वजह से कोई स्ट्रेट लाइन में चलेगा, क्या वो वेरिएबल्स हैं जिसकी वजह से कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है या जिसकी वजह से कोई पार्टिकल कर्व में चलता है, और उसके थ्रू हम मोशन की काफी गहरी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो एक सिचुएशन देखते हैं, एक कर्वी लीनियर सिचुएशन देखते हैं ना अभी। तो एक जनरलाइज्ड सिचुएशन देखते हैं। तो मान लेते हैं ऐसा कोई कर्वी लीनियर ट्रैक है, कर्व्ड टाइप का ट्रैक है। ये जरूरी नहीं है कि सर्कल हो या एलिप्स हो या पैराबोला हो, कुछ भी जनरल ट्रैक हो सकता है। और उस जनरल ट्रैक पर मान लेते हैं कि पार्टिकल किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कोई पार्टिकल इस लोकेशन पर है और चल रहा है ना। तो कोई पार्टिकल इस लोकेशन पर है और पार्टिकल मूव कर रहा है। तो लेट अस इमेजिन दिस इज पार्टिकल P। ठीक, और पार्टिकल कुछ इस प्रकार से चल रहा है। लेट अस इमेजिन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। तो ऑब्वियसली जो पार्टिकल के पास इस समय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर होगा वो ऑब्वियसली टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। ये हम बात कर ही चुके हैं, वेलोसिटी वेक्टर हमेशा ही टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। तो पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी वेक्टर है वो वेलोसिटी वेक्टर को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, है ना भाई। और पार्टिकल के पास इस समय जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, राइट नाउ जो एक्सेलरेशन होगा, वो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, मान लेते हैं वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसी डायरेक्शन में है, आर्बिट्री कोई डायरेक्शन में मैंने इमेजिन कर लिया ऐसे, ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। और इस समय राइट नाउ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर्स के बीच कोई एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, तो ये जनरलाइज्ड सिचुएशन है। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और उधर v और a के मैग्नीट्यूड वगैरह भी कुछ भी हो सकते हैं। तो एक जनरलाइज्ड सिचुएशन की हम एनालिसिस कर रहे हैं जो कि कुछ इस प्रकार से है। ठीक, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि एक्सेलरेशन जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर की क्या डेफिनेशन है? एक्सेलरेशन वेक्टर इज बेसिकली dv/dt, है ना। एक्सेलरेशन वेक्टर इज dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब एक्सेलरेशन जिम्मेदार है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो कि स्पीड कहलाता है बदलने के लिए, और वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलने के लिए, है ना भी। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बदल सकता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, इससे पहले हम वेक्टर्स में समझ चुके हैं कि अगर हम कंपोनेंट्स ब्रेक करें और खासकर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स ब्रेक करें तो वो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कोई मैं वेक्टर लिखूं तो उसके एक्स कंपोनेंट का वाई से कोई लेना देना नहीं है, वाई का जेड से कोई लेना देना नहीं है, एक्स का जेड से कोई लेना देना नहीं है। 3 इंडिपेंडेंट हिस्सों में वेक्टर को तोड़ा जा सकता है। ठीक है जी, हम ऑलरेडी जानते हैं और ये सब भी वेक्टर्स हैं। तो अगर अपन एक काम करें कि एक्सेलरेशन के हम कंपोनेंट ब्रेक कर लें अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन एंड अलोंग अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू टेंजेंशियल डायरेक्शन। बताओ फटाफट से, टेंजेंशियल डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। तो अगर हम एक्सेलरेशन के कंपोनेंट ब्रेक कर लें अलोंग टेंजेंशियल एंड अलोंग नॉर्मल डायरेक्शंस, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो वेलोसिटी वेक्टर की दिशा है जो कि टेंजेंशियल दिशा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन है, तो अगर इस डायरेक्शन में एक सेट ऑफ एक्सेस इमेजिन की जाए, एक सेट ऑफ एक्सेस इमेजिन की जाए जो एक इस डायरेक्शन में हो, ये कहलाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन, और एक इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो कि मैं कुछ इस प्रकार से दिखा रहा हूँ, ये कहलाएगा नॉर्मल डायरेक्शन, है ना भाई। और ये दोनों ऑब्वियसली एक दूसरे से 90 डिग्रीज पर, दोनों डायरेक्शंस एक दूसरे से 90 डिग्रीज पर हैं। और अब अगर मैं एक्सेलरेशन के इन दोनों करस्पॉन्डिंग डायरेक्शंस में कंपोनेंट ब्रेक कर लूँ तो एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा वो ऐसा, जिसको मैं AT बोल रहा हूं, और उसको भी हम वेक्टर की तरह सोच सकते हैं ना भाई, बिल्कुल सोच सकते हैं। और ऐसे ही एक्सेलरेशन का दूसरा कंपोनेंट जो कि इस डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, ऐसे होगा, और इसको अगर मैं AN बोलूं, ध्यान से देखना और समझना। तो ये जो एक्सेलरेशन वेक्टर लिखा हुआ है जो कि अभी मैंने dv/dt लिखा है, क्या ये एक्सेलरेशन वेक्टर उन दोनों कंपोनेंट के वेक्टर सम के बराबर होगा? दैट मीन्स कैन आई राइट दिस एज AT वेक्टर
प्लस ए एन वेक्टर। ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा और मजा भी आ जाएगा, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे मैं किसी वेक्टर ए को लिख दूं कि भाई वेक्टर ए इज 2i कैप प्लस 3j कैप। क्यों नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2i कैप प्लस 3j कैप बिल्कुल लिख सकता हूँ। ऐसे ही मैंने वेक्टर ए को दो वेक्टर्स के सम टोटल से लिखा जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में और एक नॉर्मल डायरेक्शन में, जिनको हम नाम दे रहे हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों शब्द। और मैं फिर बता दे रहा हूं, ज्यादातर स्टूडेंट्स को क्लियर ही नहीं होता है कि ये क्या है, इसीलिए हम राइट इन दी स्टार्टिंग ही इसकी बात कर रहे हैं। मेरी आदत है मैं जो सबसे टफ चीज है उसको सबसे पहले रखता हूं, है ना, सो दैट मल्टीपल टाइम्स उस पर बात हो जाए और तब वो फिर दिमाग में क्लियर हो जाए। तो दिस इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड दिस इज योर नॉर्मल एक्सेलरेशन, दिस इज योर नॉर्मल एक्सेलरेशन, है ना। हेंस एक्सेलरेशन के दो टुकड़े हो सकते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन, दो टुकड़े तोड़े जा सकते हैं। इस एग्जाम्पल में, जो एग्जाम्पल अभी हमारे सामने है, इस एग्जाम्पल में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है at, क्या मैं उसको लिख सकता हूं a cos थीटा। ऑब्वियसली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं लिख सकता हूं a cos थीटा, और नॉर्मल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं लिख सकता हूं a sin थीटा, है ना। इसमें तो कोई कष्ट है ही नहीं, है ना। ये मैग्नीट्यूड है और वेक्टर वाइज जो बात कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं। यहाँ तक तो समझ में आते हैं, तो कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक। एक बात बिल्कुल पक्की है कि चूंकि ये टेंजेंशियल और नॉर्मल डायरेक्शंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, है ना भाई, हेंस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कर रहा होगा वो नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं कर रहा होगा, सही बात है, और नॉर्मल एक्सेलरेशन जो कर रहा होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं कर रहा होगा। ये तो बिल्कुल पक्की बात है। इसका मतलब दोनों के जो रोल्स होंगे वो बिल्कुल अलग अलग होंगे, क्योंकि एक दूसरे को इफेक्ट तो कर नहीं सकते, 90 डिग्रीज पर है। वेक्टर्स की सबसे खूबसूरत बात क्या है, वेक्टर्स की वो क्या खास बात है जिसकी वजह से वेक्टर्स आसान हो जाता है। किसी स्केलर और वेक्टर की अगर तुलना करें तो स्केलर को समझना बहुत मुश्किल है, वेक्टर को समझना आसान है, क्योंकि वेक्टर के 3 टुकड़े किए जा सकते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ऐसा मैं स्केलर के टुकड़े नहीं कर सकता हूं, कैसे करूंगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को स्केल डाउन कर सकते हैं, 3 टुकड़े कर सकते हैं, फिर एक एक को आसानी से समझ के फिर उनको रिकंबाइन करके वो जो क्वांटिटी थी उसको पूरी तरह से समझ सकते हैं। यही तो साइंस का बेसिक स्टेप है। साइंस करता ही क्या है, किसी चीज को, किसी बड़ी चीज को समझना है तो उसको तोड़ता है स्टेप्स में, एक एक कदम चलता है और फिर उन सारे कदमों के एक्यूमुलेशन से, है ना, उनके इंटीग्रेशन से, उनके समेशन से, उनके सुपरपोजिशन से हम जो समझना चाह रहे थे बड़ा फिनोमेना, उस पर बात कर सकते हैं। दैट मीन्स एक एक स्टेप चल रहा है, क्योंकि एक बार में एक ही स्टेप चला जाता है। मैं कूद कूद के थोड़ी चल सकता हूं, एक बार में तो एक ही स्टेप चला जा सकता है ना। IIT हमें जाना है तो एक बार में तो एक ही कदम चलोगे ना, एक एक कदम चलते जाओ, पर कंसिस्टेंटली चलते जाओ तो 100% पहुंच जाओगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे, कोई ताकत नहीं है जो रोक सके, और उल्टा भी ट्रू है, कोई ताकत नहीं है जो पहुंचा सके। इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें IIT पहुंचा सके। तुम IIT पहुंचोगे अपने दम पर, तुम IIT पहुंचोगे अपनी मेहनत से। हाँ, एक राइट कोच अगर आपको मिल जाएगा तो वो जो आप मेहनत कर रहे हैं वो एक राइट डायरेक्शन में होगी, राइट, वो एक राइट डायरेक्शन में होगी, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स ज्यादा निखर कर आएंगे, ज्यादा संभल कर आएंगे। पर आप ये सोचो कि कोई टीचर, कोई कोचिंग, कोई मटेरियल आपको IIT पहुंचा सकता है, तो ये आप बहुत बड़ी गलती है अगर आप ऐसा सोचते हो तो। हाँ, कोच और टीचर का जो रोल है वो रैंक इंप्रूवमेंट में तो है। हाँ, आपको एक अच्छा कोच मिल जाए तो आपकी रैंक में ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट आ सकता है, ये बात तो बिल्कुल सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर आप ये सोचो कि आप किसी की पीठ पर बैठ के IIT पहुंच जाओगे तो बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। और बहुत अच्छा है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि केवल IIT पहुंचना ही नहीं है ना, अंदर में भी बहुत कुछ है भाई। अभी तो तुम्हें पता नहीं अंदर का क्या खेल है, अंदर में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट है, क्योंकि अभी तो तुम कॉम्पीट कर रहे हो सब तरह के लोगों से। आपका जो फ्रेंड सर्कल होगा, आप जहां भी जिस भी जगह पर होगे वहां बहुत सारे लोग होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उसमें से कितने लोग सेलेक्ट होंगे, हैंडफुल लोग सेलेक्ट होंगे, मुश्किल से कुछ चुनिंदा लोग सेलेक्ट होंगे। अब ये अलग अलग जगह से सेलेक्टेड लोग सब जाके कॉलेज में मिलेंगे, समझ रहे हो। IIT में जाओगे तो अंदर तो सभी IITian है ना, और अब जो आप अंदर में कोर्सेज लोगे, जो अंदर में आप पढ़ाई करोगे, जो भी है, वहां भी सारा रिलेटिव मार्किंग है, वहां भी सारा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। तो अंदर में तो इतना ज्यादा चार्ज्ड एनवायरनमेंट है कि अगर आपने सही मेहनत करके अगर आप अंदर नहीं पहुंचे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप वो 4 साल गुजार ही नहीं पाएंगे IIT में। और ऐसा होता भी है ना, ऐसा होता भी है। IIT में जब एंट्री होती है और 4 साल बाद जब डिग्री मिलने का समय होता है तो कह लीजिए लगभग 20% के आसपास स्टूडेंट्स क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं। कुछ फर्स्ट ईयर में निकल जाते हैं, कुछ सेकंड ईयर में निकल जाते हैं। ये सच है, पर ये सच अंदर जाने के बाद पता चलेगा। हेंस धक्का वक्का मार के अगर किसी तरह से पहुंचा भी दिया जाए ना तुम्हें IIT, तो भी कोई फायदा नहीं है, डिग्री नहीं ले पाओगे तुम वहां से। क्योंकि IIT का मतलब ही है अपनी ताकत, IIT का मतलब ही है मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं, IIT का मतलब है मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लेता हूं।
आईटी का मतलब है मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं कोई एक्सक्यूजेस नहीं दे रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं लाइफ में, मैं सारी चीजों को अपने ऊपर ले रहा हूं और मैं उसमें से सही रास्ता, सही ट्रैक निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ये इंक्लिनेशन, ये बेंट ऑफ माइंड अगर आपके अंदर है तो ये आप आईटी जा सकते हैं। और ये इंक्लिनेशन आज नहीं है तो कल पैदा हो ही नहीं सकता है। ये इंक्लिनेशन इनहेरेंट है आपके अंदर, ये होना ही चाहिए, है ना भाई। दैट मीन्स दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक जो हर समय रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं, कुछ भी कर दो उनको तो रोना ही है, उनको तो केवल परेशानियां परेशानियां, ये हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, रोते ही रहते हैं। मिलते हैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, सर हमें तो टीचर ही खराब मिले, हमें तो ये मिला वो मिला, मतलब की बात, फालतू की बात है। अरे टीचर खराब मिले, किताबें तो वही थी ना, एचसी वर्मा तो वही थी। टीचर खराब मिले अच्छा मिले से फर्क क्या पड़ता है? और एचसी वर्मा इतनी अच्छी लिखी किताब है कि अगर आप खुद भी उसको शिद्दत से एक बार पढ़ लें तो 70-80% चीजें तो केवल उसी किताब से क्लियर हो जाती हैं। हमने भी, मेरे को कौन से किसी टीचर ने पढ़ाया, मैं भी तो खुद ही पढ़ा यार, मैं भी तो खुद ही पढ़ा। तो ये कौन सा एक्सक्यूज हुआ कि हमें टीचर अच्छे नहीं मिले, हमें कोचिंग अच्छी नहीं है? तो फालतू की बातें हैं, ये बिल्कुल फालतू की बात है। और मैं मान ही नहीं सकता हूँ टीचर कभी खराब होता ही नहीं है। टीचर, क्योंकि टीचर अगर खड़ा है यहाँ पर, खड़ा हो गया तो वो आपको मेहनत करने के लिए इनकलकेट करता है। बस उसका केवल काम ये है कि आपको मेहनत करने के लिए मजबूर करना, केवल इतना ही काम है उसका, कि आपको मेहनत करने के लिए वो इंस्पायर करे और आप मेहनत करें, है ना। तो वो तो आप एनीवे कर सकते हैं, मैं नहीं भी खड़ा हूँगा, आप केवल बोर्ड को देख के भी पढ़ सकते हैं, है ना। हमारे पास कहानियाँ हैं, हमारे पास कहानियाँ हैं, केवल डिस्टेंस से, दूर से बस इमेजिन कर लिया और उससे भी काम हो सकता है। मैं खुद उसका एग्जाम्पल हूँ, मैं खुद किसी टीचर से नहीं पढ़ा हूँ, मैंने खुद सारा काम अपना सेल्फ स्टडी से किया है ना। तो वो टीचर वीचर का एक्सक्यूज देना तो फालतू की बात है, किसी भी चीज का एक्सक्यूज देना बिल्कुल फालतू की बात है। ये केवल वही लोग देते हैं जिनको जीवन में कुछ करना नहीं है। जिनको कुछ करना है उनको समझ में आता है कि समय है कम, काम है ज्यादा, हेंस इस कीमती समय को मैं क्रिबिंग में, रोने में अगर वेस्ट कर दूंगा तो फिर मेहनत कब करूंगा, फिर मैं वर्किंग कब करूंगा। और मेहनत नहीं करोगे, काम नहीं करोगे तो फिर तो आईटी का दरवाजा तो तुम्हारे कभी भी नहीं खुल सकता। आईटी का दरवाजा केवल उन्हीं लोगों के लिए खुलेगा जिनके सर पर जुनून सवार है। आईटी का दरवाजा केवल उन लोगों के लिए खुलेगा जो बिल्कुल पागल हो चुके हैं, जो जिनको एक तरह से कह दीजिए कि प्यार हो गया है सब्जेक्ट से, है ना भाई। जिनको इमेजिनेशन में कोई फैंसी इमेजिनेशन नहीं घूमती है उनके दिमागों में कि वो गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं, या अगर कोई लड़की है तो वो बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रहा है। उनके दिमाग में केवल और केवल एक ही सपना है, सिंगल माइंडेडली वो केवल एक चीज पर जुटे हुए हैं। ऐसे जो जुनूनी लोग हैं, ऐसे जो सर पर कफन बांधे हुए लोग हैं, वो आईटी जाते हैं। और मेरे दृष्टिकोण से देखो तो बहुत अच्छा है कि केवल वही आईटी जाते हैं, क्योंकि वो ही वहां रह सकते हैं। बाकी एक नॉर्मल इंसान वहां रह ही नहीं सकता है, पागल हो जाएगा। ऐसा अंदर में जो माहौल है वो ऐसा है ना। अगर एक नॉर्मल बच्चा पहुंच गया जिसमें वो मेहनत नहीं करी है तो वो तो बिल्कुल पागल हो जाएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। क्योंकि प्रोफेसर आएगा एक दिन में और यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट मान लेते हैं कोर्स आपने लिया, पूरा बोर्ड भर देगा किताबों से। इतनी सारी किताबें जो रेफर करनी है आपको इस कोर्स में, है ना भाई। ये 5-4 महीने का कोर्स है और इस कोर्स में 36 किताबें जो रेफर करनी है। वो रही लाइब्रेरी, जाओ वहां से पढ़ो, एक आर्टिकल इस किताब से पढ़ो, दूसरा आर्टिकल उस किताब से पढ़ो, तीसरा आर्टिकल उस किताब से पढ़ो। वो जो स्पून फीडिंग की आपको आदत है ना कि ये रही एक बुक, टेक्स्ट बुक, इसको आंख बंद करके फॉलो कर लें, वो सारी आदतें, सारी चीजें विद इन सेकेंड्स, मतलब 10 दिन के अंदर बदल जाएगी आपकी आदत, विद इन सेकेंड्स बदल जाएगी। अब आपको समझ में आ जाएगा दुनिया बदल गई है। अब वो दुनिया नहीं रह गई कि किताब को पकड़ लो या किसी की पूंछ पकड़ लो और उसके पीछे पीछे चलते चले जाओ। अब वो दुनिया नहीं रह गई। अब हमें खुद आंख खोल के देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक चीज को 4 जगह से पढ़ना पड़ेगा और फिर उसमें से निकालना पड़ेगा कि क्या कहानी है। ये आपके साथ ट्रीटमेंट पहले दिन से शुरू हो जाएगा। वेट नहीं करेंगे वो लोग कि अरे अरे अभी तो बेचारे छोटे बच्चे हैं, अभी तो +12 करके आए हैं या 1 साल ड्रॉप करके आए हैं, अभी तो नादान परिंदे हैं ये, इन पर थोड़ी रहमत बरती जाए। कोई आपको रहमत नहीं मिलने वाली है, कोई आपको एक्सक्यूज नहीं मिलने वाला है। और जो नियम हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। आप बीमार पड़ जाएं, आपके घर में कुछ हो जाए, कोई मतलब नहीं है। आईटी के रूल्स आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, यू हैव टू फॉलो दोज रूल्स, एज सिंपल एज दैट। और फिर उन रूल्स को फॉलो करते हुए आप खूब मस्ती करो, कोई नहीं रोकने वाला आपको। कोई आपको नहीं आके पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो, क्यों नहीं क्लास जा रहे हो या क्या कोई भी नहीं आपको पूछेगा। दैट मींस आपको फ्रीडम जो मिलेगी वो अल्टीमेट होगी। बट देन देयर आर रूल्स आल्सो, यू हैव टू फॉलो दैट दोज रूल्स। इनफैक्ट यू हैव टू बी इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड हाउ टू फॉलो दोज रूल्स एंड हाउ टू स्टिल एंजॉय योरसेल्फ, एंड यू विल एंजॉय लाइक ट्रेमेंडसली विल एंजॉय। आपको भूलेगा नहीं वो 4 साल, पर वो आपको इंटेलिजेंट बना देगा, वो समझ जाएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। जिंदगी रूल से ही चलती है, लाइफ रूल से चलती है। हम कहीं काम करेंगे या हम मान लेते हैं हम एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं, कंपनी खोलते हैं, तो वी हैव टू हैव अ सेट ऑफ रूल्स, नहीं तो chaotic हो जाएगा सब कुछ। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कैसे चलेगा ऐसा जीवन। हम सड़क पर चलते हैं तो भी रूल फॉलो करते हैं। रूल्स इंपॉर्टेंट है लाइफ में, रूल्स आर इंपॉर्टेंट, राइट। ये बात आपको समझ में आएगी। तो आ जाओ फटाफट से देखें। तो टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन एक cos थीटा sin थीटा है, दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। अब हमारा केवल काम इतना रह गया कि हम ये और समझ लें कि ये करते क्या है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है और नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या करता है। तो इनको समझने के लिए हाइपोथेटिकली अगर मैं एक ऐसी इमेजिनेशन करूं, कोई एक ऐसा एग्जांपल सोचो जिसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पत्थर को गिरा दूं
फ्री फॉल जिसको कहते हैं। अभी पता है सीधा नीचे गिर रहा है, कैसा मोशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, सीधा नीचे गिर रहा है। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उस स्टोन का जो वेलोसिटी वेक्टर है, क्या वेलोसिटी वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ऐसे, और क्या एक्सेलरेशन वेक्टर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ऐसे, दोनों के बीच क्या एंगल बन रहा होगा, जीरो, दोनों के बीच एंगल बन रहा होगा जीरो, और इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही होगी। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं इसी पत्थर को हमने ऊपर फेंका था, जमीन से ऐसे ऊपर फेंका था, अभी ऊपर जाते जा रहा है, इसका वेलोसिटी वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन वेक्टर जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, क्या इसकी स्पीड घटती जा रही है। इसका ये मतलब हुआ कि इन दोनों ही एग्जाम्पल में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर या तो 0 डिग्री पर थे या पाई पर थे, दैट मींस नॉर्मल कंपोनेंट 0 था। क्या आप समझ रहे हैं, इन दोनों ही एग्जाम्पल में एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट 0 है। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट 0 हो तो स्पीड तो बदल रही है पर दिशा, डायरेक्शन नहीं बदल रही है। इसका यह मतलब हुआ कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड को चेंज करता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या रोल है, करता क्या है, चेंजेस स्पीड। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंजेस स्पीड। इतना ही नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, जिसको मैं ऐसे लिखूंगा dv बाय dt। समझ में आना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ v इज व्हाट, स्पीड। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। हेंस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at जो भाई साहब हैं, ये स्पीड बदलते हैं। इनका क्या काम है, इनकी क्या जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी है स्पीड बदलना। ये स्पीड बदलते हैं, बस इनका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है ना भी, ये केवल स्पीड बदलते हैं, इनका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इसे दोनों को क्लब कर लें, पत्थर को ऊपर फेंका ऐसे गया हाईएस्ट पॉइंट पे गया, फिर टर्न करके नीचे आया, तो आप बोलोगे कि सर डायरेक्शन तो बदला, पर वो एक सिंगल पॉइंट पर बदला, वो एक सिंगल पॉइंट पर बदला। नॉर्मल एक्सेलरेशन लगातार डायरेक्शन बदलता है। आर यू विद मी? लगातार डायरेक्शन बदल रहा है। नॉर्मल एक्सेलरेशन जो है वो लगातार डायरेक्शन बदल रहा है। वेलोसिटी में दो ही चीजें थी, स्पीड और डायरेक्शन। तो स्पीड की जिम्मेदारी किसने ले ली, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ने। तो बच गया जो डायरेक्शन है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन। हेंस नॉर्मल एक्सेलरेशन चेंजेस डायरेक्शन, नॉर्मल एक्सेलरेशन चेंजेस डायरेक्शन। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन दिशा बदलता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन चेंजेस डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? नॉर्मल एक्सेलरेशन डायरेक्शन बदलता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, ऐसी मैं एक और बहुत खूबसूरत एग्जांपल दे सकता हूं। इस एग्जांपल में क्या था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं था पर नॉर्मल एक्सेलरेशन 0 था। अब इसका कन्वर्स कर लेते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है और नॉर्मल एक्सेलरेशन 0 नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कोई एक ऐसा एग्जांपल, कोई एक ऐसा एग्जांपल जिसमें स्पीड तो कांस्टेंट हो, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, और नॉर्मल एक्सेलरेशन 0 नहीं है। इसका मतलब डायरेक्शन लगातार, मेरी बात को ध्यान से सुनना, लगातार बदलता रहेगा। डायरेक्शन लगातार बदले, किसका डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार बदले, और जो स्पीड है, मैग्नीट्यूड है, वो कांस्टेंट रहे। कोई एग्जांपल मन में सोच के बताओ फटाफट से, क्या एग्जांपल हो सकता है, बोलो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा है ना अपन ने, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस केस। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल। इसलिए मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि अगर ये बातें समझ में नहीं आई तो इसका सबसे बुरा इंपैक्ट पड़ता है सर्कुलर मोशन पर, फिर सर्कुलर मोशन समझ में नहीं आएगा, और सर्कुलर मोशन नहीं समझ में आए तो उसका इंपैक्ट पड़ता है रोटेशन पर। तो फिर रोटेशन कैसे समझ में आएगा, और इस वजह से रोटेशन सबसे मुश्किल टॉपिक बन जाता है फॉर एन एवरेज स्टूडेंट, क्योंकि उसको यहां काइनेमेटिक्स की कहानी क्लियर नहीं है, अब वो लगा पड़ा है रोटेशन के क्वेश्चन करने में और उसकी बीमारी की जड़ कहां है, उसकी बीमारी की जड़ काइनेमेटिक्स में है, उसने समझा ही नहीं ठीक से, है ना। जड़ कहां पर है वो समझने की जरूरत है। आप ऊपर से कुछ भी कर देना, उससे कुछ नहीं होगा। आप कर लें हजारों क्वेश्चन, आपके फंडे ही क्लियर नहीं है तो कैसे होगा, है ना, तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना भाई, तो ये कहानी है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर बात करें, पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कल पर घूम रहा है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से, मान लेते हैं v स्पीड से सर्किल पर इस प्रकार से घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल घूम रहा है, और किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर मैं उसके एक्सेलरेशन की बात करूं, ये अगर सर्किल का सेंटर है तो क्या उसका जो एक्सेलरेशन है क्या इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसे, क्या दिस इज द एक्सेलरेशन वेक्टर एट डिफरेंट लोकेशंस। देखो ध्यान से, दिस इज द एक्सेलरेशन वेक्टर एट डिफरेंट लोकेशंस, है ना। दिस इज द एक्सेलरेशन वेक्टर ए एट डिफरेंट लोकेशंस। Can you see normal acceleration? Can you see the acceleration? Total acceleration and velocity vector are always at 90 degrees.
है ना। हेंस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बनेगा ही नहीं। अगर ये एंगल 90 हो जाए तो इसका क्या कंपोनेंट गिरेगा, टेंजेंशियल पर 0। हेंस सारा का सारा एक्सेलरेशन किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में है, नॉर्मल डायरेक्शन में है। हेंस क्या हो रहा है, केवल डायरेक्शन बदल रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो तुरंत ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। जब कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है ना तो उसके बहुत सारे नाम होते हैं ना। जैसे आप एक इंपॉर्टेंट एंटिटी हैं तो आपके बहुत सारे नाम हैं। आपकी मम्मी आपको किसी नाम से बुलाती हैं, हो सकता है आपके पापा आपको किसी नाम से बुलाते हो, आपके दादाजी आपको किसी और नाम से बुलाते हो, स्कूल वाले लोग आपको किसी और नाम से बुलाते हो, आपके दोस्त आपको किसी और नाम से बुलाते हो। ये तो बड़ा कमीना टाइप का है ना। ये भी हो सकता है आपके स्कूल वाले जो दोस्त हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो किसी और नाम से बुलाते हैं। और आपकी हो सकता है गर्लफ्रेंड, या अगर आप लड़की हैं तो बॉयफ्रेंड आपको किसी और नाम से बुलाते हो, जानू, स्वीटू, कुछ भी बुलाते हैं ना भाई। अरे मेरे जानू क्या कर रहे हो, खाना खाया कि नहीं, मेरे स्वीटू क्या, टाइप्स, राइट। नॉट गोइंग इनटू द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ थिंग्स, नॉट गोइंग इनटू योर पर्सनल लाइफ, which is important as well, no issues in that। हम भी कभी तुम्हारी एज में थे भाई, हमने भी स्वीटू जानू ये सब किया है, तो हम तुमसे कैसे उम्मीद कर सकते कि तुमने करना भी चाहिए, इसमें कोई इशू नहीं। पर अभी नहीं, आईटी जाने के बाद बहुत सारा समय मिलेगा आपको। तब क्या करोगे, सब कुछ अभी कर लोगे तो तब क्या करोगे, तब बहुत टाइम मिलेगा और तब आपके पास एक आईटी का टैग भी होगा। थिंग्स विल बिकम ईजियर, है ना। सर से लेना टिप्स, सर के पास बहुत टिप्स हैं, सर ने बहुत फाइट मारी जिंदगी में, तो सर से पर्सनल टिप्स लेना अलग से, वो भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक है जी, कि किस तरीके से क्या किया जाता है। खैर एनीवेज, तो अभी अपने पास स्वीटू जानू के लिए इतना समय नहीं है, अभी हमारे को आईटी जाना है और फिर उसके बाद हमें स्वीटू जानू के लिए हम समय निकालेंगे, खूब सारा समय निकालेंगे। पढ़ते ही थोड़ी रहेंगे यार, इसलिए थोड़ी पैदा हुआ, इसलिए पैदा हुआ पढ़ते रहे जिंदगी भर। काय को पढ़ते रहेंगे जिंदगी भर। वी हैव टू एंजॉय ऑल्सो, वी हैव टू लिव आवर लाइफ ऑल्सो, पर वो जिंदगी जिएंगे सही तरीके से, है ना, कॉन्फिडेंस के साथ जिएंगे, फिर आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। इनफैक्ट लोग कहेंगे देखो कितना अच्छा लड़का है, 4 गर्लफ्रेंड है इसकी, तो ये टैलेंटेड बच्चा है ना, ऐसा बोलेंगे लोग आपको। और वही अगर अभी आप करने लगोगे तो बोले नकारा है, पढ़ लिख तो रहा नहीं, पढ़ेगा कहाँ से, फुर्सत मिले तब तो पढ़ेगा, है ना भी, इन सब चीज़ों से फुर्सत मिले तब तो पढ़ेगा, टाइप्स। तो जो ओपिनियन है ना लोगों की, वो बड़ी बदलाहट भरी है और सिचुएशन बदलते ही बदल जाती है ना। जैसे जैसे आप कुछ कर लेंगे, अचीव कर लेंगे लाइफ में, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, हर आदमी आपकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा, है ना भी। मैं जब छोटा था, पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था, तो मेरे फिर जो घर वाले थे खूब पीटा करते थे मेरे को, और चाचा जी ताऊ जी को भी मौका मिले तो हाथ साफ कर लेते थे। फिर मैं जब बड़ा हो गया और मैं आईटी पहुंच गया, तो वही चाचा जी ताऊ जी जो मेरे को पीटा करते थे बचपन में, वो क्या, जब किसी से बात हो या होता है ना, कभी कभी कोई आ जाए तो मिलवाते हैं, देखिए हमारा बच्चा है आईटी में, हम तो इसको बचपन से जानते थे, ये तो बहुत कुछ करेगा, अरे ये तो इसके तो शुरू से ही लक्षण ऐसे थे, ये तो हमेशा से ही ब्रिलियंट था। ऐसी बातें मेरे बारे में कर रहे हैं और मैं खड़ा होकर सुन रहा हूँ, मुझे हंसी आ रही कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे को पीटा है बुरी तरीके से, जिन्होंने मुझे ये कहा था कि भाई तुम तो हलवाई की दुकान पर बैठोगे, तुम तो ये करोगे वो करोगे, बिकॉज आई वॉज नॉट गुड इन स्टडीज जब मैं छोटा था तब, टाइप्स। तो वो अपनी कहानी अभी मैं शेयर करूंगा आपके साथ। खैर एनीवेज, तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं आईटी पहुंच सकता हूं, मैं आई वॉज एन एक्सट्रीमली एवरेज स्टूडेंट, इनफैक्ट बिलो एवरेज भी कह सकते हो। जब मैं आईटी जा सकता हूं तो कोई भी जा सकता है। केवल जो हुआ, जो फिनोमेना मेरे साथ हुआ, मैं वो इसीलिए बार बार आपसे बोल रहा हूं, आंख खुलने की बात है बस। ऐसा एक समय आया जब मुझे ये समझ में आ गया कि इस लाइफ को जीने का जो सही तरीका है वो है जब आप किसी अच्छी जगह पर, अच्छे कॉलेज पर पहुंच जाते हो। तो 10th तक आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, बट देन व्हेन आई केम इन 11th क्लास आई बिकेम एक्सेप्शनली ब्रिलियंट। मतलब मैंने इतनी तेजी से एक्सेलरेशन पकड़ा कि पीछे के लोग कहां छूट गए मुझे पता भी नहीं चला। और फर्स्ट से लेके 10th तक जो बच्चे मेरे साथ थे, जो फर्स्ट आते थे, जो क्लास में टॉपर होते थे, जिनका अप्रिसिएशन होता था, जिनको मेडल मिलता था, कोई आईटी नहीं गया उनमें से, और मैं आईटी गया जो सबसे पीछे बैठा करता था क्लास में, है ना भी, जिसको हर टीचर आके घंटे की तरह बजा जाता था, जिसको कुछ समझ में नहीं आता था। मैं आईटी पहुंचा और मेरे बाकी के साथ के सभी लोग स्ट्रेंजली, उस साल जिस साल मैंने आईटी लिखा था, इट वाज अ वेरी ट्रेमेंडस ईयर, पेपर लीक हुआ था, दोबारा एग्जाम हुआ था, बहुत सारी चीजें हुई थी, कोई नहीं गया आईटी, मैं गया आईटी। और अब मैं मुड़ के देखता हूं तो मुझे नजर आता है कि वो केवल जो उसका कारण था वो था कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग था, और वो राइट टाइम पर मेरी आंख खुली। और फिर उसके बाद मुझे उन 2 सालों में, जिन 2 सालों मैंने प्रिपरेशन करी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था आईटी के अलावा, कुछ भी समझ में नहीं आता था मुझे, ऐसा पागल हो गया था। मुझे केवल आईटी जाना है बस, इसके अलावा कोई इफ बट है ही नहीं लाइफ में, कुछ भी नहीं है। मिलता नहीं था मैं किसी से, कोई घर में आ जाए मैं बात भी नहीं करता था, मैं केवल पढ़ते रहा। मुझे लगता था एक सेकंड, एक मिनट मेरा इतना कीमती है क्योंकि ये मुझे आईटी ले जा सकता है। ऐसा जुनून पता नहीं कैसे अपने आप हो गया। ऐसा ही जुनून आपके सर पर चढ़ जाए तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप तो मारोगे रैंक, आप तो बन जाओगे खतरनाक बम, फटोगे जाके, रैंक मारोगे, है ना। ऐसा खतरनाक बम हमें बनना है।
उसके लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, बस हमें बैठ जाना है और बस बैठ जाना है। मैं घंटों घंटों बैठा रहता था, घंटों घंटों चेयर पर बैठ के पढ़ता रहता था, सो जाता था वहीं पर बैठे बैठे, फिर नींद खुलती थी, फिर पढ़ने लगता था। इस तरीके से 7-7 8-8 घंटे चेयर पर बैठ के पढ़ लेता था, है ना भाई। खैर एनीवेज, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन के कई सारे नाम हैं, जैसा कि मैंने कहा इंपॉर्टेंट होता है कोई तो उसके बहुत सारे नाम हो जाते हैं। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन के कई सारे नाम हैं। इस नॉर्मल एक्सेलरेशन को ही हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं और इसको ही हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में होता है। रेडियल मतलब रेडियस की डायरेक्शन में होता है ना भाई। तो नॉर्मल, ये एन का मतलब हो गया नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल। AC का मतलब हो गया सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल शब्द का मतलब है सेंटर लविंग या टुवर्ड्स सेंटर। सेंट्रीपिटल जिसकी दिशा, जिसका डायरेक्शन हमेशा ही सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है। और AR हो गया रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये रेडियल दिशा में है। रेडियल दिशा, रेडियल डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। तो जिसको मैंने नॉर्मल डायरेक्शन बोला, मैं इसको रेडियल डायरेक्शन भी बोल सकता था। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इतना ही नहीं, हम अच्छे से जानते हैं कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का? v²/r, है ना। तो क्या नॉर्मल एक्सेलरेशन बराबर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर रेडियल एक्सेलरेशन बराबर v²/r। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। इज इक्वल टू v²/r, इज इक्वल टू v²/r। तो दो जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको आज की क्लास में, इतनी कहानियां इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि ये थोड़ी सी टफ चीजें हैं, इसलिए आपका इंटरेस्ट ना छूट जाए और आपको टफ ना लगे, इसलिए बार बार और भी बातें कर रहा हूं। पर जो मेन मुद्दा है आज का समझने का वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड and normal acceleration changes direction. Tangential acceleration is dv/dt, rate of change of speed, and normal acceleration is v²/r। यहाँ v क्या है और r क्या है? नॉर्मल एक्सेलरेशन है v²/r, यहाँ v क्या है और r क्या है? बोलो फटाफट। नॉर्मल एक्सेलरेशन इज लाइक v²/r, यहाँ v क्या है और r क्या है? यहाँ v है स्पीड, इंस्टेंटेनियस। ध्यान रखना है सब कुछ इंस्टेंटेनियस है, पहले ही बता चुका हूं। जब तक मैं अपने मुंह से एवरेज शब्द ना बोलूं, आपको हर चीज इंस्टेंटेनियस लेनी है। जब तक मैं बोलूं नहीं अपने मुंह से कि मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, तब तक हर चीज इंस्टेंटेनियस है। ठीक है, पूरी फिजिक्स में, आज की बात नहीं कर रहा हूं, आज से लेकर आखिरी लेक्चर तक, लास्ट लेक्चर तक, अगर मैं एवरेज नहीं बोल रहा हूं या आप कोई किताब पढ़ रहे हैं या कुछ भी क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर वो एवरेज शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो आपको दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि ये इंस्टेंटेनियस की बात है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने वेलोसिटी कहा कि कार इज रनिंग एट 10 मीटर्स पर सेकेंड, ये बाय डिफॉल्ट ग्राउंड फ्रेम से बात हो रही है, बोलेगा नहीं वो। कुछ नहीं मेंशन किया है तो फ्रेम हमेशा ग्राउंड है, ऑब्वियसली। कुछ भी नहीं मेंशन किया है तो फ्रेम हमेशा ग्राउंड है। कुछ भी नहीं मेंशन किया है तो क्वांटिटी हमेशा इंस्टेंटेनियस है ना। कुछ भी नहीं मेंशन किया है, क्वांटिटी इज ऑलवेज इंस्टेंटेनियस। खत्म हो गई बात, दिमाग में छप जानी चाहिए हमारे। नॉर्मल एक्सेलरेशन है v²/r, यहाँ v क्या बला है भाई? v है स्पीड। यहाँ v क्या चीज है? v है स्पीड। ध्यान रखना है, v स्पीड है। और r क्या बला है? r क्या चीज है? r है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या मतलब है इस बात का? रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है? कहानी क्या है? तो कहानी यह है कि मान लेते हैं कि अगर कोई सच में सर्किल पर घूमता, ऐसे कोई सच में सर्किल पर घूमता, ठीक है जी, तो सर्किल का ये रहता सेंटर और सर्किल का कोई रेडियस होता r, है ना, करेक्ट है। तो अगर आप इस सर्किल के छोटे छोटे आर्क्स सोचते हैं अपने मन में, मान लेते हैं कि ये एक छोटा सा आर्क मैंने सोचा सर्किल का, मान लेते हैं इसको कोई नाम दे दिया AB, तो AB इज एन आर्क ऑफ द सर्किल। अच्छा जी, ऐसे ही एक और आर्क सोचा आपने, मान लेते हैं इसको नाम दे दिया CD, और ऐसे ही एक और आर्क सोचा आपने, मान लेते हैं इसको नाम दे दिया EF। तो AB, CD एंड EF आर दी आर्क्स, आर यू विद मी? आर दी आर्क्स। इसको अपन कर्वेचर भी बोल सकते हैं। कर्वेचर का मतलब हो गया कर्व का छोटा सा हिस्सा। कर्वेचर इज स्मॉल पार्ट ऑफ कर्व। तो कर्वेचर का मतलब है स्मॉल पार्ट ऑफ कर्व। तो फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब हो गया कि उस कर्व का वो जो छोटा सा हिस्सा है उसका रेडियस। दैट मींस इस कर्व का, इस सर्किल का, ये AB जो छोटा सा हिस्सा है, इसका रेडियस जो ऑब्वियसली क्या है? R है। ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां तक समझ में आना चाहिए। सिमिलरली CD का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? वो भी R ही है। सिमिलरली EF का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? वो ही R ही है ना, क्योंकि ये तो सर्किल है, इसलिए इनका जो रेडियस है वो कांस्टेंट है। और ये जो सेंटर है सर्किल का, ये जो सेंटर है सर्किल का, क्या मैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकता हूं? एक शब्द और है सेंटर ऑफ कर्वेचर।
सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो जो कर्वेचर आपने लिया है उसका जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। दो शब्द हैं जो क्लैरिटी से समझना बड़ा जरूरी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर्किल में सभी आर्क का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो एक ही जगह पर है जो सर्किल का सेंटर है, और सभी कर्वेचर का जो रेडियस है वो बराबर है आपस में, जो कि सर्किल का रेडियस है। ये तो सर्किल की बात थी। अब अगर हम इमेजिन करें कि कोई सर्किल पर नहीं चल रहा है, किसी आर्क पर चल रहा है ना, टेढ़े मेढ़े आर्क पर चल रहा है, मान लेते हैं कि कोई इस तरह से, इन जनरल कोई इस तरीके से चल रहा है, मान लेते हैं कोई पार्टिकल ऐसे किसी कर्व पर चल रहा है, ठीक है जी, समझ में आती बात। इस कर्व को भी अगर हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें तो वो कर्वेचर कहलाएंगे डेफिनेटली। तो इसके भी जरा हम छोटे छोटे कुछ हिस्से कर लेते हैं, जैसे यहाँ करे थे ऐसे ही, मान लेते हैं ये एक हिस्सा छोटा सा कर लिया मैंने ए बी, ठीक है जी, और मान लेते हैं ये एक हिस्सा कर लिया मैंने सी डी, ठीक, और ऐसे ही मान लेते हैं कि यहाँ एक हिस्सा कर लिया, मान लेते हैं यहाँ कर लेते हैं, चलो इसको ही कर लेते हैं ई एफ सपोज, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ इस कर्वेचर के छोटे छोटे हिस्से हुए, जैसे यहाँ पर मैंने किया था, ठीक है जी, समझ में आता है। अब ये तो ऑब्वियसली सर्किल नहीं है, पर ए बी चूंकि एक छोटा सा कर्व है, क्या ये कर्व किसी इमेजिनरी सर्किल का छोटा सा हिस्सा होगा? क्या ऐसा सोचा जा सकता है? बिल्कुल सोचा जा सकता है। हैंस ये जो ए बी भाई साहब हैं, ये ए बी भाई साहब किसी इमेजिनरी सर्किल का पार्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ये जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया इट्स एन इमेजिनरी सर्किल। ऐसे ही ये सी डी भी क्या किसी इमेजिनरी सर्किल का हिस्सा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ऐसे ई एफ भी, जगह नहीं है इसलिए ई एफ नहीं दिखा रहा हूँ, इमेजिनरी सर्कल्स बना सकते हैं। उन इमेजिनरी सर्किल्स का जो सेंटर होगा वो इस कर्वेचर का सेंटर कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उस इमेजिनरी सर्किल का जो रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस कर्वेचर का रेडियस, किस कर्वेचर का? इस कर्वेचर ए बी कर्वेचर का रेडियस कहलाएगा। इसको मैं आर ए बी का नाम दे रहा हूं और इसको मैं सी ए बी का नाम दे रहा हूं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ए बी जो आर्क है, जो किसी टेढ़े मेढ़े कर्व का हिस्सा है, उस ए बी आर्क को अगर हम किसी इमेजिनरी सर्किल का पार्ट माने तो उस इमेजिनरी सर्किल का सेंटर इस कर्वेचर ए बी का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, और उस इमेजिनरी सर्किल का रेडियस इस कर्वेचर ए बी का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। सिंपल एज दैट। ऐसे ही यहां भी। हैंस ये जो हमारा कर्वेचर है सी डी, ये कर्वेचर सी डी जिस इमेजिनरी सर्किल का हिस्सा है ना, ये मैंने ब्लू कलर से दिखा दिया, उस इमेजिनरी सर्किल का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, किसका? सी डी का। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर सी डी, और जो रेडियस बनेगा वो कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर सी डी। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। तो फिर भाई सर्किल और इन जनरल किसी कर्वी लीनियर पाथ में डिफरेंस क्या है? बस एक ही डिफरेंस है, अगर आप मेरी नजर से देखें, बोथ ऑफ देम आर कलेक्शन ऑफ कर्व्स, बोथ ऑफ देम आर कलेक्शन ऑफ आर्क्स। सर्किल इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ आर्क, कट, उनको जोड़ के सर्किल बना है। एंड दिस इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ आर्क, टक, छोटे छोटे आर्क से मिलकर बना है। द ओनली डिफरेंस इज सर्किल ऐसे आर्क का कॉम्बिनेशन है जिनका सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही जगह पर है और जिनका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। Whereas एक actual curvilinear track, which is not a circle, is a combination of such curves, is a combination of such arcs having different center of curvatures, and having different radius of curvatures, Simple. क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या कहानी समझ में आ गई? सही है। हेंस किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, जैसे मान लेते हैं कोई पार्टिकल अगर यहां होता और इस पार्टिकल पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो ऑब्वियसली टुवर्ड्स दी सेंटर होता है, तो जैसे यहां सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द सर्किल होगा, वैसे ही अगर किसी आर्क पर चलेगा तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट वुड बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है दैट वुड बी इक्वल टू, मान लेते हैं कि उसके पास अगर कोई स्पीड है v, तो v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ए बी, v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ए बी। और ऐसे ही मान लेते हैं कि पार्टिकल जब यहां पहुंचा और यहां पहुंच के उसके पास मान लेते हैं कोई स्पीड आ गई v डैश, ठीक है, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उस जगह पर होगा, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ए सी डैश बोल दूं अगर मैं, तो वो होगा v डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर सी डी। एज सिंपल एज दैट। इसमें क्या कष्ट है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है, सो इजी, कोई कष्ट ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो बहुत आसान है ना? इजी है ना? समझ में आ रही है ना बात? ठीक है। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन है हमेशा ही v स्क्वायर बाय आर,
नॉर्मल एक्सेलरेशन हमेशा ही v²r है। यहां से आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस और सिचुएशंस पूछी जा सकती हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल में आगे भी, और वो बड़ी आसान है कि अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज एज सिंपल एज v² डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन, v² डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट v² डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन, एज सिंपल एज दैट, है ना, v² डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को मैं एग्जांपल की तरह अगर देखूं तो यहां से मैंने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका किसी u स्पीड से और किसी थीटा एंगल से। अब ये भाई साहब मजे से जा रहे हैं ऐसे जमीन पर गिर गए। क्वेश्चन पूछता है कि इनिशियल प्रोजेक्शन पॉइंट पर कर्वेचर रेडियस बता दो भाई, प्रोजेक्शन पॉइंट पर कर्वेचर रेडियस बता दो, और मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल था थीटा, तो फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट प्रोजेक्शन पॉइंट। तो क्या करेंगे अपन क्या करेंगे, क्या अपन समझते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊंगा मैं, घबराना नहीं कि सर ने तो प्रोजेक्टाइल भी उड़ा दिया, ऐसा नहीं है, मैं केवल प्रोजेक्टाइल एज एन एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा, तब ये बात दोबारा भी बताऊंगा, है ना। मेरी आदत खराब है, मैं बहुत बार रिपीट करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक बार में समझ में नहीं आता, मुझे ही नहीं आता था मुझे ही नहीं आता था एक बार में समझ में, तो तुम्हें कहां से आ जाएगा, है ना। तो मुझे ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। हाँ, आप समझ, मैं केवल इतना चाहता हूं कि आप समझने की कोशिश करें, बस मैं केवल इतना चाहता हूं कि आप अपने दिमाग के खिड़की दरवाजे बंद ना करें, जो कि ज्यादातर बच्चे कर लेते हैं। यहाँ जब हम फिजिकल क्लासेस में बच्चे को पढ़ाते हैं कोटा में, तो जैसे ही कोई अच्छी चीज, जैसे ही थोड़ी सी लीग से हटकर या थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल की कोई चीज जैसे ही पढ़ाना शुरू करते हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे इधर उधर खिड़की के बाहर देखना शुरू कर देते हैं, या क्योंकि वो भाई जो आपको समझ में आ रहा है ना, जहां तक आपको समझ में आ रहा है वहां तक तो समझ में आपको आ ही रहा है एफर्टलेसली, पर जो थोड़ी सी टफ चीज़ है उसको तो और ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अपन उल्टा कर लेते हैं, जबकि हमें क्या करना चाहिए, हमें उस चीज़ को और ज़्यादा ध्यान से, क्योंकि इतना तो अपने को भी पता है कि जो एग्जाम होगा हमारा उसमें एवरेज बातें तो वो नहीं पूछेगा, है ना। तो जैसे ही सर एक एवरेज लेवल से ऊपर उठते हैं, वो तो और ज़्यादा ग्रैप करने की, और ज़्यादा ग्रहण करने की बात है, उसको तो और ज़्यादा इंटेंसिटी से हमें देखना सुनना चाहिए, जो कि ज़्यादातर बच्चे नहीं करते हैं। ज़्यादातर बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, रैंक नहीं आती, सीधी सी बात है, सीधा गणित है यहाँ तो ग्रेविटी ये रही, और पार्टिकल की t = 0 पर जो वेलोसिटी है, जो कि u है, वो ये रहा, है ना, वो ये रहा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके लिए हमें चाहिए नॉर्मल एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन क्या है पार्टिकल के पास, g, तो क्या हमें एक्सेलरेशन के कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ेंगे, किस दिशा में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में और नॉर्मल डायरेक्शन में। तो क्या वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, क्या ये तो हो गया टेंजेंशियल डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और उससे परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है, क्या ये हो गया नॉर्मल डायरेक्शन, ये हो गया टेंजेंशियल और ये हो गया नॉर्मल, सही है। अब जरा एंगल फैंगल खेलें, इसमें हमें एंगल खेलना पड़ेगा, सही है ना भाई। तो जरा इसमें एंगल खेलने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्वियसली ये पूरा जो है वो 90 डिग्री है, और ये लेट अस इमेजिन ये ग्रेविटी है, तो ये थीटा, और ये देखें अगर आप, ये 90, ये एंगल 90, ये थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा। देखो ध्यान से, हेंस नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या बन गया, g cos थीटा। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या बन गया, g cos थीटा। देख रहे हो क्या, नॉर्मल एक्सेलरेशन an की क्या वैल्यू हो गई, g cos थीटा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at की क्या वैल्यू हो गई, g sin थीटा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at की वैल्यू हो गई g sin थीटा, सही है, समझ में आनी चाहिए बात। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, देखो उस रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या वैल्यू हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू हो गई v²/an, दैट मीन्स v है u, तो u का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन व्हिच इज g cos थीटा। समझ में आ जाना चाहिए। हेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर स्टार्टिंग पॉइंट पर है u² डिवाइडेड बाय g cos थीटा। ठीक, मैं इसको अब यहीं पर रोकता हूं, बाकी फिर हम जब 2 डायमेंशनल मोशन में आएंगे तब हम इस पर और डिटेल में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या कि एक्सेलरेशन के 2 हिस्से हैं, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल, राइट, जिससे सारा खेल चलेगा। तो एक्सेलरेशन हर परिस्थिति में लिखा जा सकता है एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन, सही है। और केवल 3 ही तरह के, अगर कोई भी इन जनरल पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल के मोशन की बात करो दुनिया में कैसा भी कहीं भी, केवल 3 ही केस हो सकते हैं। तो पार्टिकल मोशन की अगर अपन बात करें तो केवल 3 ही केस हो सकते हैं पार्टिकल मोशन के, चौथा कोई केस ही नहीं हो सकता है, केवल 3 केस हो सकते हैं। केस नंबर 1 जो कि मोस्ट जनरलाइज्ड केस है, जिसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, ये मोस्ट जनरलाइज्ड केस है। केस नंबर 2
केस नंबर 2, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0 एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। और केस नंबर 3, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। 3 ही केस हो सकते हैं, चौथा तो कोई केस ही नहीं हो सकता। बताओ, 3 ही केस हो सकते हैं, ठीक है जी। तो केवल 3 सिचुएशंस हो सकती हैं जो आपके सामने हैं, केवल 3 सिचुएशंस हो सकती हैं, जिसमें से नॉर्मल एक्सेलरेशन 0 है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं है। नॉर्मल एक्सेलरेशन 0 है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं है। चूंकि नॉर्मल एक्सेलरेशन 0 है, पार्टिकल डायरेक्शन नहीं बदलेगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं है, हेंस पार्टिकल की स्पीड बदलेगी। इसका मतलब मोशन पार्टिकल का कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन विद अ वेरिएबल स्पीड। स्ट्रेट लाइन मोशन कैसा मोशन होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन विद वेरिएबल स्पीड, स्ट्रेट लाइन मोशन विद वेरिएबल, स्ट्रेट लाइन मोशन विद वेरिएबल स्पीड। समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अच्छा, एक फर्जी चौथा केस भी ले सकता हूं जिसका कोई अर्थ नहीं है, पर ले लेते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। फर्जी चौथा केस भी ले लेते हैं। भैया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 है और नॉर्मल एक्सेलरेशन भी 0। आप बताओ, मतलब एक्सेलरेशन ही 0 है, और अगर एक्सेलरेशन ही 0 तो पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। मतलब पार्टिकल कैसा चलेगा? स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड। मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड। तो पार्टिकल का कैसा मोशन होगा? ये फर्जी केस है बिल्कुल, हाँ। स्ट्रेट लाइन मोशन विद, पार्टिकल चलेगा स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड। समझ लो, अच्छे से समझ लो। एक्सेलरेशन नहीं शुरू कर दे, भाड़ में गई दुनिया, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली इसका कोई मतलब नहीं है। तो मेन जो केसेस हैं वो 3 ही हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन वेरिएबल स्पीड से कब होगा और स्ट्रेट लाइन मोशन कांस्टेंट स्पीड से कब होगा, बस ये समझाने के लिए मैंने ये बात आपके सामने रखी। अच्छा जी, केस नंबर 2 को देखें। अभी मैंने एग्जांपल लिया था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, नॉर्मल एक्सेलरेशन 0 नहीं है, तो पार्टिकल कैसा चलेगा? चूंकि नॉर्मल एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी की दिशा है, डायरेक्शन, वो लगातार बदलेगा। टेंजेंशियल 0 है तो स्पीड नहीं बदलेगी, हेंस पार्टिकल का जो मोशन होगा वो पार्टिकल का मोशन होगा कर्वीलिनियर। दैट मीन्स पार्टिकल किसी कर्व पर चल रहा होगा बट विद कांस्टेंट स्पीड। तो पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? कर्वीलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, कर्वीलिनियर मोशन विद कांस्टेंट, कर्वीलिनियर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड। पार्टिकल का मोशन होगा कर्वीलिनियर विद कांस्टेंट स्पीड। जिसका एग्जाम्पल क्या क्या है, जिसके क्या क्या एग्जाम्पल है? जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने रखा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इवन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अलावा भी अगर मैं किसी भी ऐसे टेढ़े मेढ़े ट्रैक की बात करूं और अगर उस पर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चले तो वो भी इसी का ही एग्जाम्पल बनेगा। पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, दैट मीन्स हर जगह पर जो स्पीड है वो स्पीड सेम है। हो सकता है ना ऐसा? अरे यार, है ना, हर जगह पर जो स्पीड है वो स्पीड सेम है। ऐसा इमेजिन करो कि ऐसी कोई कार है जो कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करते हुए ऐसे 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 धचके खाती हुई जा रही है, तो क्या वो भी इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा? क्योंकि वेलोसिटी की दिशा लगातार बदलती जा रही है पर स्पीड कांस्टेंट है। तो अगर किसी कर्व्ड ट्रैक पर भी अगर हम कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं विदाउट चेंजिंग स्पीड, दैट मीन्स डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पीड नहीं चेंज हो रही है, तो भी वो इसी का एग्जाम्पल बनेगा। और तीसरा, पहला जो एग्जाम्पल था या पहला जो केस था, ये मोस्ट जनरलाइज सिचुएशन है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इसका एग्जाम्पल है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसका एग्जाम्पल है, और इन जनरल कोई पार्टिकल चलता है तो वो इसी का एग्जाम्पल है। जैसे अर्थ सन के चक्कर लगा रही है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, इसी का एग्जाम्पल है, क्योंकि अर्थ की स्पीड भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है ना भाई, करेक्ट है। तो ये जनरलाइज्ड मोशन है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉन जीरो है और नॉर्मल नॉन जीरो। चूंकि नॉर्मल नॉन जीरो है तो स्ट्रेट लाइन मोशन तो हो नहीं सकता, तो पार्टिकल कर्वीलिनियर मोशन करेगा विद वेरिएबल स्पीड, है ना। तो कर्वीलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन विद वेरिएबल स्पीड। सारी बातों को कॉपी में नोट करना है, नोट्स अच्छे बनाने हैं। अगर आपको अच्छी रैंक मारनी है तो अच्छी रैंक मारने का जो तरीका है, जो मैकेनिज्म है, जो स्ट्रेटजी है, वो दैट इज वाया नोट्स। जितने खूबसूरत, जितने अच्छे, खूबसूरत तो मैंने गलत शब्द बोल दिया, खूबसूरत मतलब ये नहीं कि आप उसमें चित्र बनाते जाएं, जितने अच्छे और सिस्टमेटिक आपके नोट्स होंगे उतना आपका सिलेक्शन आसान होगा, क्योंकि रिवीजन उससे उतना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही कॉन्क्रीट तरीके से मैं सभी चीज़ों को रखूंगा, आपने उसको अच्छे तरीके से दर्ज करना है और बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। तो कर्वीलिनियर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, इसकी कहानी है। और एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन is an example, non-uniform circular motion is an example, and in general motion भी इसी के एग्जाम्पल के अंदर आएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा सारा
कहानी है जिसको हमें पढ़ना है। और ये पार्टिकल मोशन, सारे पार्टिकल का मोशन इस कैटेगरी के अंदर आएगा, चाहे कोई भी पार्टिकल हो इस दुनिया को, चाहे इवन हम 12th के सिलेबस में मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसकी बात करें, है ना भाई। या मान लेते हैं हम न्यूट्रॉन को फेंक रहे हैं कहीं, या इलेक्ट्रॉन्स को कहीं फेंक रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स में आ गए हैं, कहीं भी किसी भी जगह पर आ गए हैं, जब जब पार्टिकल की बात है तब तक कैटेगराइजेशन जो है वो ये है। और यही समझ लें तो आगे आपको कष्ट ही नहीं होगा, है ना। इनफैक्ट फिजिक्स बड़ा मजेदार है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे चीजें समझ में आती जाएंगी, चीजें समझ में आती जाएंगी तो मजा आएगा, मजा आएगा तो और काम करने का मन करेगा, और काम करोगे तो चीजें और समझ में आएंगी, और ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा आपका, है ना। आपका जो अंडरस्टैंडिंग है उसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा कि बस मजा ही आ जाए, ऐसा ऐसा ग्राफ चलेगा, ऐसा एकदम सीधा हो जाएगा। फिर तो कहने की भी जरूरत नहीं, आपकी समझ आप देखते ही समझते चले जाओगे। है शुरू में आपकी ग्रोथ वो थोड़ी सी स्लो रहेगी क्योंकि अभी चीजें पता नहीं है, पर जैसे जैसे पता चलती जाएंगी वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा और आपको बहुत मजा आएगा एनालिसिस करने में, समझने में, चीजों को देखने में। आप खुद ही खेलोगे चीजों के साथ, है ना। तो यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग। खैर, तो ये सारी कहानी है, ठीक है। तो इसमें से अब हम एक एक करके चीजों को देखेंगे। तो स्ट्रेट लाइन मोशन मैं यहां से शुरू करूंगा, पॉइंट नंबर 3 को पहले उठाऊंगा। स्ट्रेट लाइन मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन जिसको अपन वन डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं, आज की क्लास में हम उस पर बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम इधर उधर आगे चलेंगे, प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर वगैरह वगैरह पर चलने वाले हैं, ठीक है। समझ में आता है। ये मैंने चार्ट इसलिए बनाया सो दैट आपको समझ में आ जाए कि हम किस जगह पर कहाँ हैं। सीधे ही मैंने स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं शुरू कर दिया है, मैंने आपको समझाया है कि स्ट्रेट लाइन मोशन क्यों पढ़ें स्ट्रेट लाइन मोशन भाई, क्यों पढ़े। हम तो पार्टिकल की बात कर रहे थे, पार्टिकल मोशन की बात कर रहे थे, फिर स्ट्रेट लाइन मोशन क्यों पढ़े। इसलिए पढ़े क्योंकि पार्टिकल मोशन की ये सब कैटेगराइजेशन है। अब एक एक करके इनको स्टडी करने वाले हैं। तो आ जाइए फटाफट से स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन क्या मतलब होगा स्ट्रेट लाइन मोशन का? स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब है, सीधी सी बात है, पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब क्या? पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना। तो पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ऐसे, ठीक। तो जाता ही जा रहा है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है। अच्छा, तो कैटेगराइजेशन बता रहा हूँ स्ट्रेट लाइन मोशन में और क्या क्या हो सकता है। दूसरा कैटेगराइजेशन हो सकता है कि पार्टिकल गया और लौट कर आ गया ऐसे, ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन ही है। तीसरा कैटेगराइजेशन हो सकता है कि पार्टिकल गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन ही है, ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन ही है। सही है, करेक्ट है। तो ये मत समझना कि स्ट्रेट लाइन मोशन में हमेशा ही पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। टर्निंग हो सकती है, पर स्ट्रेट लाइन मोशन में जब भी टर्निंग होगी, एक बड़ी मजेदार बात होगी, स्ट्रेट लाइन मोशन में जब भी टर्निंग होगी, सोच के देखना, मैं भाग रहा था इस दिशा में, सोचना, और फिर उसके बाद मुझे पीछे भागना है, तो जो टर्निंग मोमेंट होगा उस समय मेरी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। मैंने एक पत्थर फेंका ऊपर, पहले तो ऊपर जा रहा था, बाद में वो नीचे आ रहा है, तो जब ये डायरेक्शन बदला तो उस मोमेंट पर क्या कहानी रही होगी? उस मोमेंट पर क्या कहानी रही होगी? क्योंकि वेक्टर को 180 डिग्री बदलना है, पहले ऊपर जा रहा है, बाद में नीचे आ रहा है, वेक्टर को 180 डिग्री टर्न करना है। 180 डिग्री वेक्टर कैसे टर्न करेगा, 180 डिग्री कैसे मुड़ेगा? एक मोमेंट के लिए रुकेगा। वो जो एक मोमेंट है जिस पर वो रुक रहा है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेस्ट या टर्निंग पॉइंट। इंस्टेंटेनियस रेस्ट या टर्निंग पॉइंट, हेंस ये है टर्निंग पॉइंट या इंस्टेंटेनियस रेस्ट, ये है टर्निंग पॉइंट या इंस्टेंटेनियस रेस्ट। ऐसे इंस्टेंटेनियस रेस्ट या टर्निंग पॉइंट पर, उस मोमेंट पर और केवल उस मोमेंट पर ऑब्वियसली स्पीड जीरो होगी, केवल उस मोमेंट पर, ना उससे पहले ना उसके बाद, केवल उस मोमेंट पर स्पीड जीरो होगी। हेंस जिस मोमेंट पर टर्निंग होगी, तो वन डायमेंशनल मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है समझने की वो है टर्निंग या इंस्टेंटेनियस रेस्ट। इंस्टेंटेनियस रेस्ट, टर्निंग या इंस्टेंटेनियस रेस्ट, और उस मोमेंट पर वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। उस मोमेंट पर, जिस मोमेंट पर टर्न करेगा पार्टिकल, उस मोमेंट पर वेलोसिटी होगी जीरो, क्योंकि 180 डिग्री टर्न करना है, 180 डिग्री टर्न करना है। टर्निंग का एंगल अगर 180 नहीं होता, जैसे कार में हैं आप, है ना, तो आपने टर्न किया, स्टीयरिंग घुमाई, कार घूम गई, थोड़ी वेलोसिटी जीरो हुई। पर 180 डिग्री अगर टर्न करना है, आगे जा रहे थे, अब पीछे लौटना है ना, जैसे कार आगे जा रही थी, फिर मुझे बैक लेना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले ब्रेक लगा के रोकूंगा, फिर गियर चेंज करूंगा, फिर पीछे गाड़ी को खींचूंगा। दैट मीन्स आपको टर्निंग पॉइंट चाहिए होगा जिसकी वेलोसिटी जीरो है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में टर्निंग जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी बनेगी जीरो, उसकी वेलोसिटी बनेगी जीरो। आपने कभी अगर मकान वगैरह बनते देखा हो
तो ईंट मान लेते हैं कि जैसे फर्स्ट फ्लोर पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो ईंटों को फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचाना है। एक तरीका तो ये है कि हम ईंटों को किसी उसमें रखें, किसी तसले में या किसी चीज़ में रखें, उस जो सीढ़ियाँ हैं उन सीढ़ियों के थ्रू ऊपर ले जाएं, ठीक है। पर वर्कर ऐसा नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक आदमी नीचे खड़ा हो जाएगा, वो ईंट को ऐसे फेंकेगा ऊपर, और वहाँ छत पर एक आदमी दूसरा आदमी खड़ा होगा, वो उसको कैच करेगा। अब ये जो फिनोमिना हो रहा है ये एक्चुअली मोशन अंडर ग्रेविटी है, स्ट्रेट लाइन में ऊपर जा रहा है, और वो बिल्कुल बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, पर उनको पता है कि वो आदमी कितनी ऊंचाई पर खड़ा है और कितनी स्पीड से फेंकना है। वो उतनी वेलोसिटी देके ईंट को फेंकेगा कि ईंट का जो हाईएस्ट पॉइंट है, उस ब्रिक का जो हाईएस्ट पॉइंट है, वो हाईएस्ट पॉइंट उस आदमी के हैंड के लेवल पर आए, सो दैट जब वो आदमी ग्रैब करे उस ईंट को, ब्रिक को, तो उसकी वेलोसिटी लगभग जीरो हो। हेंस उसके लिए इतना आसान होगा जैसे टेबल से कोई चीज उठा रहे हैं। देखोगे तो तुम्हें मजा आ जाएगा कि यार हद हो गई, हम तो पेपर पेन पर कर रहे हैं सारे काम और ये लोग तो इसको यूज कर रहे हैं, है ना, ये लोग तो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां से फेंका उसने और इसका जो मोशन था वो ऐसा होने वाला था। इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0। यहां छत पर एक आदमी खड़ा है, यहां छत पर एक आदमी खड़ा है, वो पकड़ लेगा इसको ऐसे, है ना, उसको चोट नहीं लगेगी। नहीं तो वैसे अगर हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को पकड़े, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, बॉल पकड़े तो झटका लगेगा, जर्क लगेगा हाथ में। क्यों? क्योंकि उसमें मोमेंटम था, आपने अचानक उसको रोका। पर इसको जर्क नहीं लगेगा। इनफैक्ट आप छत पर जाकर देख भी सकते हैं कि कितने ब्यूटीफुली ये काम हो रहा है। वो एफर्टलेसली पकड़ लेगा, जैसे कि किसी फूल को पकड़ रहे हैं, जैसे किसी फ्लावर को पकड़ रहे हैं, या जैसे टेबल पर बॉटल रखी है उसको उठा रहे हैं, ऐसे उठा लेगा और रख देगा साइड में, फिर उठाएगा, फिर साइड में रखेगा, और वो ईंट का जो कलेक्शन था या जो ईंट का गट्ठर था नीचे, वो ऊपर पहुंच जाएगा। इसी काम को सीढ़ियों से करते तो बड़ी मेहनत लगती है, इसको फटाफट इस तरीके से कर दिया है ना, ऐसा। तो ये सब चीजें, ये फिजिक्स है, आपके चारों तरफ फिजिक्स है, आपकी चारों तरफ फिजिक्स है, बस आंख खोलकर देखने की बात है। और हर आदमी फिजिक्स का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो फिजिक्स का स्टूडेंट हो या ना हो, बिल्कुल अनपढ़ गंवारी क्यों ना हो, वो भी फिजिक्स का ही, फिजिक्स के इस्तेमाल के बिना जिंदगी हो ही नहीं, आप चल ही नहीं सकते हैं, है ना, कुछ भी नहीं कर सकते हैं विदाउट फिजिक्स। केवल इतना ही फर्क है कि बस आपको पता नहीं है, बस आपको पता नहीं है ना, ऐसा, और कोई फर्क नहीं है। तो भाई ये सारा का सारा खेल ऐसा है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें, कोई पार्टिकल लगातार सीधा जाते जाए, या सीधा जाए टर्न करे फिर वापस लौटे, या सीधा जाए टर्न करे फिर टर्न करे फिर टर्न करे फिर टर्न करे, ऐसे चलता जाए, इन सभी फिनोमिना अगर आप ध्यान से देखें तो जितने भी मोशन को समझने के लिए वेक्टर्स हमने समझे थे, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, अगर आप ध्यान से देखें तो वो सभी वेक्टर कुलीनियर वेक्टर्स होंगे। वो सभी वेक्टर कुलीनियर वेक्टर होंगे, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होंगे या बैकवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होंगे। जैसे मान लें अगर ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस है तो सभी वेक्टर या तो पॉजिटिव एक्स में होंगे या नेगेटिव एक्स में होंगे। तो स्ट्रेट लाइन मोशन की जो सबसे खास बात है वो ये है कि जितने भी वेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे वो सब कुलीनियर वेक्टर्स होंगे। जितने भी वेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे वो सब कुलीनियर वेक्टर्स होंगे। क्या आप यहां तक पचा पा रहे हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसा नहीं है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं है सारे वेक्टर्स कुलीनियर, पर स्ट्रेट लाइन मोशन में जितने भी वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो सब कुलीनियर हैं। और चूंकि वो सब कुलीनियर हैं, उनके डायरेक्शन की केवल 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड। सोचना, मैंने एक पत्थर को फेंका, मैंने एक प्रोजेक्टाइल को जमीन से वर्टिकली ऊपर फेंका, है ना, ऐसे वर्टिकली ऊपर फेंका, अब वो जा रहा है और फिर जमीन पर गिर रहा है। मान लेते हैं मैं वेलोसिटी वेक्टर की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करूं, एक्सेलरेशन वेक्टर की बात करूं, किसी भी वेक्टर की बात करूं, तो उसका जो डायरेक्शन है वेक्टर का वो या तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। जैसे इस मोमेंट पर वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होगा ये, और एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन होगा ये, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा ये। क्या आप देख रहे हैं, है ना? तो 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, चूंकि सब लोग कुलीनियर हैं, 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो हम तो बहुत चालाक हैं, हमने एक काम किया, केवल और केवल स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, चूंकि इसमें कुलीनियर वेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे और उनके डायरेक्शन की 2 ही पॉसिबिलिटी है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो हमने वेक्टर का डायरेक्शन, जो कि हम वैसे यूनिट वेक्टर से या वेक्टर के ऊपर वो तीर लगाकर दिखाते थे, हमने वेक्टर के डायरेक्शन को साइन से रिप्लेस कर दिया। ये बहुत ही खूबसूरत बात करी, ऐसा करने से बहुत आसान हो जाएगा। और ये केवल इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हो रही है, कुलीनियर है सारे वेक्टर्स। हेंस जितने भी वेक्टर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होंगे उनको बोलूंगा पॉजिटिव, और जितने भी वेक्टर बैकवर्ड डायरेक्शन में होंगे उनको बोलूंगा नेगेटिव। जितने भी वेक्टर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होंगे उनको बोलूंगा पॉजिटिव, और जितने बैकवर्ड, मतलब एक कन्वेंशन फॉलो करेंगे। जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी में हम कन्वेंशन फॉलो करते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव। हेंस इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आपने फेंका u, वो हो गई पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी हो गई पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन g चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो हो गया नेगेटिव। हेंस किसी भी टाइम पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो लिखी जाएगी v = u - gt। मैं v = u + at की बात कर रहा हूं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? v = u + at की मैं बात कर रहा हूं, तो g को -g लिया जबकि u को +u लिया। क्यों? क्योंकि यू आर फॉलोइंग इन कन्वेंशन कि अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव।
ठीक है। तो मैं जो बात रख रहा हूं वो ये कि सभी स्ट्रेट लाइन मोशन में एक साइन कन्वेंशन फॉलो होगा। उस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम वेक्टर्स को साइन के साथ एक्सप्रेस करेंगे। यहां पर एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है, ज्यादातर बच्चे ये समझते हैं कि एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो इसका ये मतलब है कि स्पीड घट रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, चूंकि अपन एक कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन जो कि g है वो हमेशा ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, पर जब असेंड हो रहा है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो स्पीड घट रही है, पर जब पार्टिकल नीचे आ रहा है, जब डिसेंड हो रहा है, तब स्पीड का क्या होगा, तब तो स्पीड बढ़ेगी। पर g का डायरेक्शन तो हमेशा ही नेगेटिव रहा, इधर भी उधर भी, क्योंकि वो तो कन्वेंशन से आ रहा है। हेंस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इज नॉट सिग्निफाइंग इट्स रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन नेचर। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है जी। तो जो वन डायमेंशनल हमारा मोशन है, उस वन डायमेंशनल मोशन में स्ट्रेट लाइन मोशन में हमें एक साइन कन्वेंशन फॉलो करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक साइन कन्वेंशन हम फॉलो करेंगे और सब चीजों को साइन के साथ लिखेंगे। सही बात है, सभी चीजों को हम साइन के साथ लिखेंगे, ठीक। तो अगर वेलोसिटी है ना भी, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, ठीक, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो बता रहा हूं। वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। जैसे इसका जो मतलब हुआ वो ये हुआ कि मान लेते हैं राइट वर्ड को अगर हमने पॉजिटिव मान लिया है तो किस वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन ये है। ये पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल हुआ कि वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। वेलोसिटी नेगेटिव ये हो गई वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ये हो गया एक्सेलरेशन। तीसरा एग्जांपल हुआ वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। और चौथा एग्जांपल हुआ वेलोसिटी नेगेटिव एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो नेगेटिव। क्या बता सकते हैं इन चारों केसेस में से किस केस में स्पीड बढ़ेगी और किस केस में स्पीड घटेगी? बहुत आसान है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड बढ़ेगी, सिंपल। हेंस क्या इस केस में जो बॉडी की जो स्पीड है क्या वो स्पीड बढ़ेगी, जबकि इस केस में स्पीड घटेगी। दैट मीन्स ये रिटार्डेशन का केस है। इस केस में स्पीड घटेगी तो ये कौन सा केस है? ये रिटार्डेशन का केस है। इस केस में भी स्पीड घटेगी, ये भी रिटार्डेशन का केस है। और इस केस में स्पीड बढ़ेगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। हेंस एक्सेलरेशन का साइन अगर नेगेटिव हो तो जरूरी नहीं है कि वो रिटार्डेशन का केस हो, हमें ऐसा दिमाग में रखना चाहिए कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है, वो चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन हो चाहे नेगेटिव डायरेक्शन हो, स्पीड विल इंक्रीज। एंड एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, चाहे कोई भी किसका भी, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव हो, तो स्पीड विल डिक्रीज। ठीक है। तो वी हैव टू फॉलो अ साइन कन्वेंशन जिसकी मदद से हम ये सारा कार्यक्रम, ये सारा खेल खेलने वाले हैं। यहां तक हमें समझ में आ जाना चाहिए। ठीक। अब हमने ये साइन कन्वेंशन फॉलो कर लिया, लेट अस इमेजिन। और अब हम अगर वापस अपने इक्वेशंस को देखें तो हमारे पास जो फंडामेंटल इक्वेशंस थी वो थी a इज इक्वल टू dv/dt, सही है, करेक्ट है। इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए फॉर द केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन हम साइन कन्वेंशन के साथ इस इक्वेशन का अगर इस्तेमाल करें तो क्या मैं ऊपर के वेक्टर उड़ा दूं तो क्या मैं इसको a इज इक्वल टू dv/dt ले सकता हूं या लिख सकता हूं? फॉर द केस नंबर 1 व्हेन स्पीड इज इंक्रीजिंग for the case when speed is increasing and for the case when retardation is taking place, speed is decreasing, can I write the same equation as a is equal to minus of dv/dt? ध्यान से देखो और समझो। For the case when speed is increasing, I can write a as dv/dt, and for the case when speed is decreasing, I can write a as minus dv/dt। तो रिटार्डेशन जब होगा तो आप माइनस dv/dt लिखोगे, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब एक्सेलरेशन होगा तो आप लिखोगे dv/dt। ठीक। तो ये हमारी एक तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। और अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन से आगे चलेंगे तो dt को इधर ट्रांसफर करके दैट मींस a dt इज इक्वल टू dv, इक्वेशन लिखूंगा ऐसे, यहां भी लिख लूंगा a dt इज इक्वल टू माइनस dv।
और अब हम करेंगे इंटीग्रेट, है ना, दोनों तरफ इधर और इधर हम इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करके क्या हो रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हेंस यहां से आगे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो दो रास्तों में, दो टुकड़ों में टूट जाती है और आप ऐसा कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो स्ट्रेट लाइन मोशन है, पूरा का पूरा जो स्ट्रेट लाइन मोशन है या वन डायमेंशनल मोशन है, उसके हम दो टुकड़े कर सकते हैं, उसके हम दो टुकड़े कर सकते हैं, उसको हम दो अंडरस्टैंडिंग में, दो टुकड़ों में तोड़ के देख सकते हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन वेरिएबल, एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन वेरिएबल। ध्यान से देखो, क्योंकि ये जो इंटीग्रल अपन करेंगे, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो इंटीग्रल बाहर आ जाएगा और केवल इधर dt का इंटीग्रल होगा, और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हुआ तो फिर इंटीग्रेट एक्सेलरेशन भी इंटीग्रेशन के अंदर आएगा। हेंस मैथमेटिकली आगे जो भी आने वाला है क्या इस बात पर निर्भर करेगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या एक्सेलरेशन वेरिएबल है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हेंस ये जो मैंने पूरी कहानी आपको समझा दी है, अब जैसे ही आपको कोई स्ट्रेट लाइन मोशन का क्वेश्चन दिखता है, आपको सबसे पहले ये ढूंढना चाहिए कि वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट का केस है या एक्सेलरेशन वेरिएबल का केस है ना, क्योंकि अब आगे हमें क्या करना है वो इसके ऊपर निर्भर करेगा कि दोनों में से कौन सा केस है। मैं एक एक करके दोनों की बात करूंगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट की मैं बात आज करूंगा और एक्सेलरेशन वेरिएबल की बात मैं अगली क्लास में करूंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट की मैं आज बात करने वाला हूं अभी आपसे, ठीक है जी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम स्ट्रेट लाइन मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर आ गए हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन जिसमें जो सबसे खास चीज है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। v is equal to e plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2s। ये जो तीनों इक्वेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर ये कब लगती हैं? ये तब लगती हैं जब मोशन स्ट्रेट लाइन हो विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक, कैसे? आ जाइए जरा फटाफट से देखें और समझें। तो मैं बात कर रहा हूं कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस की। तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, है ना, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट पहली शर्त है मेरी, और दूसरी जो शर्त है वो ये है कि मोशन स्ट्रेट लाइन है, मोशन स्ट्रेट लाइन। ये दो शर्तें अगर पूरी हों तो फिर अब मैं जो आगे काम करने वाला हूं उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है जी। तो देखो, और अभी हम लेट अस इमेजिन वो केस ले रहे हैं कि बॉडी स्पीड अप हो रही है, हेंस a इज इक्वल टू dv/dt मेरी फंडामेंटल कहानी बनी। और इसको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से भी समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं ये कोई स्ट्रेट लाइन ट्रैक है और t इज इक्वल टू 0 पर कोई बॉडी यहाँ है और उसके पास इनिशियल स्पीड है u, ऐसे, है ना, और मान लेते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसी दिशा में उस पर लग रहा है ऐसे, और t इज इक्वल टू t टाइम पर वो बॉडी, वो पार्टिकल यहाँ आ गया, उसके पास वेलोसिटी हो गई v। t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t के बीच जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो ये है s, ठीक, यहाँ t इज इक्वल टू t टाइम पर पहुंच गया। एक्सेलरेशन अभी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है और कांस्टेंट है, ठीक, पिक्टोरियल कहानी बनी है। तो a इज इक्वल टू dv/dt मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से मैं कहानी को शुरू करूंगा। a इज इक्वल टू dv/dt स्टार्टिंग पॉइंट है, dt को उधर ट्रांसफर करके इंटीग्रेट करेंगे, चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, केवल dt का इंटीग्रल होगा और इधर dv का इंटीग्रल होगा। फटाफट से लिमिट बताओ कहां से कहां, टाइम जा रहा है 0 से t और v जा रहा है u से v, तो u से v at और उधर v माइनस u, जिससे आपको क्या मिल गया, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, जिससे आपको पहली इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गई, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। मजा आ गया, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई हमारे पास, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। खेल हो गया खत्म। कब लगेगी ये इक्वेशन भाई, कब लगेगी? ये दो शर्तें जब पूरी होंगी तब लगेगी। मोशन होना चाहिए स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन होना चाहिए कांस्टेंट। ध्यान से समझ लें, रामबाण नहीं है, रामबाण कोई चीज नहीं होती है, तो हमें उसकी लिमिटेशंस भी उतने ही समझदारी के साथ पता होनी चाहिए, ठीक है जी। एक बात हो गई। अब आगे a इज इक्वल टू dv/dt के अलावा हमारे पास एक रिलेशनशिप और है, v इज इक्वल टू ds/dt, v इज इक्वल टू ds/dt भी रिलेशनशिप है हमारे पास। तो ये जो v है, क्या मैं इसको ds/dt लिख सकता हूँ? बिल्कुल। और क्या dt को उधर ट्रांसफर करके इंटीग्रेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। हेंस ds इज इक्वल टू, मैं dt को उधर ट्रांसफर कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, u प्लस ए टी dt। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ, 0 से s, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ, 0 से s, और अगेन टाइम कहाँ से कहाँ, 0 से t। तो ये तो भाई साहब हो गए s इज इक्वल टू, उधर आ जाओ, u dt का इंटीग्रल, u तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, dt का इंटीग्रल t, लिमिट लगाकर t, तो ut प्लस at dt का इंटीग्रल, a कांस्टेंट बाहर, t dt t²/2, लिमिट लगा दी t²/2 at²/2, तो ut प्लस हाफ at², हेंस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², जो हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है,
वो आ गई। ठीक है, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मेरी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। ठीक, और ऐसे ही तीसरी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको निकालने के लिए हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं जिसको बोलते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल्स, जिसको बोलते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चेंज ऑफ वेरिएबल्स, चेंज ऑफ वेरिएबल्स। हम तो बहुत ही ज़्यादा चालाक हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। चेंज ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। हमें ये पता है भैया कि a बराबर डी वी बाई डी टी अगर हम लिखते हैं तो v और t के बीच का रिलेशनशिप आता है। ठीक, और जो मेरी तीसरी क्वेश्चन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वो v और s को जोड़ रही है आपस में, v और डिस्प्लेसमेंट s को जोड़ रही है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि a जो कि डी वी बाई डी टी है, डी वी बाई डी टी है, क्या मैं ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि dv बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी, dv बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी, और डी एस बाई डी टी तो v है। हेंस क्या a एक्सेलरेशन a कैन बी रिटन एज v dv बाई डी एस। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन a कैन बी रिटन एज v dv बाई डी एस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, जिनको मैं ऐसे बोल्ड कर दे रहा हूँ, जिनको मैं ऐसे बॉक्स में बना के लिख दे रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो एक्सेलरेशन को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, dv बाई डी टी के अलावा एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है v dv बाई डी एस। और अगर हम a को v dv बाई डी एस लिखें और अब ds को उधर ट्रांसफर करके इंटीग्रेट करें तो a ds इज इक्वल टू v dv इंटीग्रेट है ना। a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रल कहाँ से कहाँ, 0 से s और उधर u से v। ठीक है ना भाई, तो ये इंटीग्रेट करके क्या बन जाएगा, a तो बाहर आ गया as और उधर v dv का इंटीग्रल v स्क्वायर बाई 2, तो क्या बना v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 को इधर ले गए, तो आपको क्या मिल गया अब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये आपको तीसरी इक्वेशन मिल गई, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन है जिनको अपन इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर कब लगेंगी ये समझना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब लगेंगी बोलो, जब मोशन हो स्ट्रेट लाइन और एक्सेलरेशन हो कांस्टेंट। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिनको मजे से लगा सकते हैं। ठीक, अच्छा अब मेरी बात समझना, अभी मैं a बराबर dv बाई डी टी लेकर चला था, मतलब ये कौन सा केस था, ये वो केस था जिसमें स्पीड अप हो रही थी, स्पीड बढ़ रही थी। अगर स्पीड डिक्रीज हो रही होती तो क्या a को माइनस dv बाई डी टी ले लेते या माइनस को उधर खिसका देते। तो क्या a को अगर माइनस ए लिख लें तो क्या सारी जगहों पर a को माइनस ए लिखने से काम चल जाएगा। हेंस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन तब लिखी जाएगी, उस केस में लिखी जाएगी जब स्पीड अप हो रही है, और अगर स्पीड गिर रही है तो क्या इक्वेशन बनेगी, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। इसका मतलब ये हुआ कि आप a को विद साइन लें तो बस खेल खत्म हो गया, a को विद साइन लें। ऐसे ही यहाँ s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन हो जाएगी, कब, जब a नेगेटिव है तब। और ऐसे यहाँ भी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस ए इंटू एस इक्वेशन बन जाएगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस ऑफ ए इंटू एस इक्वेशन बन जाएगी जब डी एक्सेलरेशन होगा। इसका ये मतलब हुआ कि केवल आप ए को साइन के साथ लें, बात हो गई खत्म, इक्वेशन सेल्फ एडजस्ट कर देंगे, केवल आप ए को साइन के साथ लें, है ना। हेंस वी यू ए तीनों लोगों को साइन कन्वेंशन के साथ लेना है। साइन कन्वेंशन वो जो आपने डिसाइड किया है, जो ज़्यादातर केस में अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन का तो फॉरवर्ड पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सेस पॉजिटिव, और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो अपवर्ड पॉजिटिव को हम लेते हैं। ज़्यादातर केसेस में हम ऐसा करते हैं। ठीक, अच्छा जी, इन तीन इक्वेशंस के अलावा एक चौथी इक्वेशन भी है जिसकी मदद से हम nth समय में या tth समय में चला गया या किया गया डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, जिसको एस nth या एस tth बोलते हैं ना। tth समय में चला गया डिस्प्लेसमेंट एस nth या एस tth बोलते हैं। तो एस tth डिस्प्लेसमेंट, एस tth का मतलब है डिस्प्लेसमेंट डन इन tth सेकेंड। जैसे अगर कोई s 10th की बात करें तो s 10th का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट डन इन द 10th सेकेंड। 10th मतलब 1 सेकेंड का इंटरवल है, 1 सेकेंड का इंटरवल है ना भाई। तो डिस्प्लेसमेंट डन इन द 10th सेकेंड, दैट मीन्स इन 1 सेकेंड इंटरवल,
1 सेकेंड इंटरवल पर। वो 1 सेकेंड कौन सा है? वो 1 सेकेंड 10th वाला सेकेंड है। 1 सेकेंड तो शुरू वाला भी हो सकता है, फिर उसके बाद फिर 1 सेकेंड के इंटरवल अगर अपन लें तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये सब 1 सेकेंड के इंटरवल है। पर उसमें से कौन से वाले की बात हो रही है? 10th वाले की बात हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट डन इन दी 10th सेकेंड या 10th सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट डन इन दी 10th सेकेंड की बात हो रही है। जैसे अगर अपने को 10th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो 10th सेकेंड शुरू कब होगा? जब 9th सेकेंड खत्म होगा, और 10th सेकेंड खत्म होगा जब 10th सेकेंड खत्म होगा। तो अगर अपन एक काम करें, अगर हमें 10th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कितना चला, तो 9 सेकेंड में कितना चला वो निकाल लो पहले, और फिर 10 सेकेंड में कितना चला वो निकाल लो पहले शुरू से, और फिर दोनों को माइनस कर दो, तो क्या हमें 10th सेकेंड में आ जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट डन इन द 10th सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट डन इन द 10th सेकेंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग आउट डिस्प्लेसमेंट डन इन t सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट डन इन t माइनस 1 सेकेंड, एज सिंपल एज दैट। डिस्प्लेसमेंट डन इन t सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट डन इन t माइनस 1 सेकेंड, एज सिंपल एज दैट। और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर का इस्तेमाल करते ही हैं। हेंस दिस वुड बी इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये तो हो गया फर्स्ट वाले भाई साहब, माइनस सेकेंड वाले भाई साहब ut माइनस 1 प्लस हाफ a t माइनस 1 का स्क्वायर, सिंपल एज दैट, है ना। फर्स्ट टर्म कंबाइन कर लेते हैं, सेकेंड टर्म कंबाइन कर लेते हैं। तो फर्स्ट और फर्स्ट टर्म कंबाइन करें ut माइनस ut प्लस u, तो फर्स्ट और फर्स्ट टर्म कंबाइन करें तो क्या मिलेगा? बोलो फटाफट, फर्स्ट और फर्स्ट टर्म कंबाइन करें तो क्या मिलेगा? u, है ना। फिर उसके बाद सेकेंड और सेकेंड टर्म कंबाइन करें तो हाफ ए टी स्क्वायर और माइनस का हाफ ए टी माइनस 1 का स्क्वायर, तो a/2 तो कॉमन आ गया, a/2 तो कॉमन आ गया, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 का स्क्वायर, यहां लिख के दिखाता हूं, a/2 तो कॉमन आ गया, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 का स्क्वायर। इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से जरा खोलो, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी करोगे तो आ जाएगा 1, और a प्लस बी करोगे तो आ जाएगा 2t माइनस 1, तो क्या रहा 2t माइनस 1, है ना। और a/2 तो बाहर था ही। क्या ये फॉर्मूला बन गया? तो डिस्प्लेसमेंट डन इन द tth सेकेंड इज u प्लस a/2 इंटू 2t माइनस ऑफ 1। डिस्प्लेसमेंट डन इन द tth सेकेंड इज u प्लस a/2 इंटू 2t माइनस 1। कभी कभी इसको डिस्प्लेसमेंट डन इन द nth सेकेंड s nth भी बोल लेते हैं, तो हो जाएगा u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, है ना। इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट डन इन द nth सेकेंड, तो ये हो जाएगा u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। ध्यान रखना है ये भी जो चौथी इक्वेशन ऑफ मोशन है, ऑब्वियसली ये भी तभी लगेगी जब मोशन स्ट्रेट लाइन हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो ये है हमारी फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, जो तब लगेगी जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और मोशन स्ट्रेट लाइन हो। ठीक है, ये मैंने डायमेंशन में भी इसका एग्जांपल लिया था, क्योंकि इक्वेशन देखने में लगती है कि डायमेंशनली इनकरेक्ट है, इधर है डिस्प्लेसमेंट, इधर है स्पीड, कैसे या वेलोसिटी कैसे बराबर कर दिया आपने, तो वो इसके आप डेरिवेशन से ही समझ सकते हैं कि भाई ये वाले ut से तो ये वाला ut कैंसिल हुआ, और फिर ये वाला u इस वाले 1 से मल्टीप्लाई हुआ। इस 1 का डायमेंशन क्या है? सेकंड है, क्योंकि t माइनस 1 कर रहे हो, तो ये जो 1 है इसका डायमेंशन क्या है? सेकंड, टाइम, है ना। और जब ये u 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो u मीटर पर सेकंड और सेकंड से मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या ये जो u लिखा हुआ है क्या ये एक्चुअली u इंटू 1 है ना, और इसका डायमेंशन क्या है? मीटर, तो मीटर या एल मैच कर गया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही यहाँ देखो, ये एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये 2t माइनस 1 तो टाइम हुआ, तो फिर ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टाइम है, तो फिर ये भी डायमेंशनली गलत हो रहा है, पर है नहीं गलत क्योंकि इधर है। तो इसको अपन ने a माइनस बी, a प्लस बी लिखा, तो a/2 इंटू a माइनस बी जब किया तो 1 आया था ना, और जब a प्लस बी किया तो क्या आया था? 2t माइनस 1। हैंस ये जो 1 है यहाँ मल्टीप्लिकेशन में जो दिख नहीं रहा है उसका यूनिट है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 1 सेकंड इसने काटा, 1 सेकंड उसने काटा, तो ये डायमेंशन भी मीटर ही है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है। डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन। हो ही नहीं सकता ऐसे कि कोई इक्वेशन हो जो हम यूज़ करते हो जो करेक्ट इक्वेशन हो और वो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सही है, करेक्ट है। तो मैंने आपको सिखा दिया क्या? मैंने आपको सिखा दिया कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन केसेस में ये 4 इक्वेशंस हैं जिनका आप भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई भी कैसा भी कष्ट नहीं है। ठीक,
समझ में आती है। और वेरिएबल एक्सेलरेशन पर और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अब आ जाते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन की क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। तो दो कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, एक जिसमें पार्टिकल जनरली एक्स डायरेक्शन के अलोंग चल रहा होगा और दूसरा मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी। दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा और पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, मान लेते हैं सब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैं कहूँ कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम as per this relationship 3t cube minus 2t square minus t plus 1 लेट अस, ऐसे ही मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लिया, ठीक है जी। तो x बराबर 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 इज दी एक्सप्रेशन फॉर x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। बड़ा मजा आता है इस तरह के क्वेश्चंस में। और अब आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है, वेलोसिटी कब जीरो होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, फलाना टिकाना, मोशन कैसा होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमें छूटते ही क्या करना होगा, हमें छूटते ही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को समझना होगा। तो फटाफट से इसको डिफरेंशिएट कर दें तो आपको जो वेलोसिटी है वो आ जाएगा कितना, 9t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1, ये तो हो गया वेलोसिटी। एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो आएगा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू 18t माइनस 4। क्लियरली ये वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस हो गया क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंडेंट है। तो क्या हम मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, है ना। तो क्या इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी क्या? बिल्कुल नहीं लगेगी। इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल नहीं लगेंगी। क्यों नहीं लगेंगी भाई? क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंडेंट है, एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंडेंट है, सही है। वहीं ये तो मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं, वहीं अगर मैंने मान लेते हैं एक दूसरा एग्जांपल लिया होता कि भाई x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, या x कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय मान लेते हैं 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3, ऐसा लिया होता तो फिर आप वही करते, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो वेलोसिटी हो जाती कितनी, देखो 8t माइनस 2 और एक्सेलरेशन हो जाता कितना, 8। क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाती? बिल्कुल लग जाती है ना। क्या यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाती? बिल्कुल लग जाती, इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाती। मतलब ये हुआ जो समझने वाली बात है वो ये हुई कि x अगर t स्क्वायर पर डिपेंडेंट हुआ तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगी। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब की बार मान लेते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय मान लेते हैं 3t माइनस 2 सपोज। फिर अपन वही करेंगे, वेलोसिटी निकाला, एक बार डिफरेंशिएट करके कितना आ गया 3, एक्सेलरेशन निकाला कितना आ गया 0। ध्यान से समझना, चूंकि एक्सेलरेशन पोजीशन के डबल डेरिवेटिव से निकलेगा, एक्सेलरेशन पोजीशन के डबल डेरिवेटिव से निकलेगा। हेंस अगर x कोऑर्डिनेट या पोजीशन लीनियरली टाइम पर डिपेंडेंट हुई तो स्पीड कांस्टेंट आएगी, एक्सेलरेशन 0 आएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएंगी सब जगह। ए पर 0 रख दो, v इक्वल टू यू प्लस एटी में ए 0 रख दो, v इक्वल टू यू आ गया, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर में को 0 रखो, क्या आ गया, s इक्वल टू यू इंटू टी। बचपन वाला फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो बचपन में जो फॉर्मूले पढ़े होते हैं पर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, वो 0 एक्सेलरेशन केसेस के लिए है। समझ में आती बात। हेंस x अगर लीनियरली t पर डिपेंडेंट है तो एक्सेलरेशन 0, ये बात दिमाग में बैठ जानी चाहिए, सो दैट इक्वेशन देखते ही समझ में आ जाए आपको कि क्या होने वाला है। x अगर t स्क्वायर पर डिपेंडेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और अब अगर x t की और फर्दर हायर पावर पर डिपेंडेंट है तो वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस, ऑब्वियसली वेरिएबल एक्सेलरेशन केस बनेगा, ठीक है। फिर उसमें वो बहुत सारी चीजें पूछ सकता है, जैसे इसी क्वेश्चन में वो पूछ सकता है वेलोसिटी कब 0 होगी, जब वेलोसिटी 0 होगी तब एक्सेलरेशन क्या होगा, जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, टर्निंग पॉइंट क्या होगा, मोशन कैसा चलेगा। तो वो अपन बड़े मजे से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। वेलोसिटी 0 कब होगी, इसको 0 कर दो भाई, इसको 0 कर दो। वेलोसिटी की क्वाड्रेटिक है, 2 टाइम पर 0 होगी, उन टाइम पर पार्टिकल कहां होगा वो टाइम निकाल के कोऑर्डिनेट में रख दो, कोऑर्डिनेट निकल आएंगे। फिर पूछेगा इतने से इतने समय तक डिस्टेंस कितना चला, डिस्प्लेसमेंट कितना चला, मजे से निकाल सकते हैं, कोई कष्ट नहीं। तो क्वेश्चंस आएंगे अभी आगे, तो मैं करके दिखाऊंगा आपको, और ये बहुत ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इनको करने में बहुत मजा भी आता है। डायग्राम बनाइए, एनालिसिस करिए, इधर गया, आपको बड़ा थ्रिल होगा। जैसे अपन कोई गेम खेलते हैं ना, ऐसा पजल जैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे पजल सॉल्विंग जैसे क्वेश्चंस होते हैं, और बहुत मजा आता है इसमें, कोई भी कैसा भी कष्ट नहीं होता है, ठीक है जी। तो ये सब चीजें पूछ सकता है। दूसरी जो चीज है जो हमें आनी चाहिए वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें कुछ चीजें हैं समझने के। तो मोशन अंडर ग्रेविटी, तो पहले बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड की अपन बात करते हैं। तो अपन ने ग्राउंड से किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, ऐसे इनिशियल स्पीड यू से, है ना। तो इनिशियल स्पीड यू से हमने किसी को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, ठीक। और ऑब्वियसली 2-3 तरह के केसेस हो सकते हैं। जैसे सबसे इजी जो केस है वो ये है कि ये है ग्राउंड, और आपने किसी पार्टिकल को ग्राउंड से ऊपर फेंका ऐसे, और ये पार्टिकल ऐसे 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 करके वापस ग्राउंड पर गिरा। ये एक सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन नंबर 2, दूसरी जो सिचुएशन हो सकती है वो ये हो सकती है कि कोई बिल्डिंग थी,
ये कोई बिल्डिंग थी और आपने इस बिल्डिंग की छत से किसी पार्टिकल को ऐसे वर्टिकली ओवर डायरेक्शन में फेंका और ये जमीन पर गिरा ऐसा, है ना। दूसरी सिचुएशन जो हो सकती है वो ये हो सकती है, और तीसरी सिचुएशन जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि फिर एक बिल्डिंग थी और आपने अब की बार पार्टिकल को सीधे नीचे की तरफ फेंक दिया। आपने पार्टिकल को ऊपर फेंका ही नहीं, आपने पार्टिकल को नीचे की तरफ फेंक दिया, तो बेचारा पार्टिकल गरीब नीचे आके जमीन पर गिर गया। बस ये 2-3 ही केसेस हो सकते हैं, कोई कष्ट वाली बात तो है नहीं। बहुत आसान है, ये 2-3 सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है। इनिशियल स्पीड को अपन हमेशा ही यू सिंबल देते हैं, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये इसको अपन यू सिंबल देते हैं, तो इसको यू सिंबल दिया हुआ है। यहाँ भी जो इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको यू सिंबल दिया हुआ है, तो पार्टिकल को यू वेलोसिटी से फेंका है, यहाँ भी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से फेंका है, ठीक। पहले इस केस की अगर बात करें तो पार्टिकल ग्राउंड से जिस मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, अगर अपन उसको बोलें h, और क्या ये टर्निंग पॉइंट होगा, क्या यहाँ भी ये टर्निंग पॉइंट होगा, और टर्निंग पॉइंट की खास बात क्या है, वेलोसिटी जीरो, सही है, वेलोसिटी जीरो, है ना। हैंस इसको इनिशियल और इसको फाइनल की तरह देखें, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s का इस्तेमाल कर लें। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन है माइनस जी, ध्यान से समझना, और डिस्प्लेसमेंट है h, क्यों, क्योंकि ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा है, ऐसे ऊपर की तरफ है, और ऑब्वियसली अपन ने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है इन सभी केसेस में, है ना। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s से अगर देखें तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, h की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। नीचे से ऊपर जाने में जो समय लगेगा, टाइम ऑफ असेंड, अच्छा एक्सेलरेशन g है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये मैं आपको मुश्किल नहीं है, समझा चुका हूँ। तो टाइम ऑफ असेंड, नीचे से ऊपर जाने का समय, टाइम ऑफ असेंड TA जिसको बोलते हैं, टाइम ऑफ असेंड, कौन सी इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन माइनस g से निकलेगा, है ना। तो v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, टी है, और ये v क्या हो गया, ये v हो गया है 0। हैंस टाइम ऑफ असेंड देखो क्या आ गया, u बाई जी। मैं हर चीज करके दिखा रहा हूँ, है ना, कुछ भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहा हूँ कि ये तो आपको आता ही होगा। तो टाइम ऑफ असेंड क्या आ गया, u बाई जी, टाइम ऑफ असेंड आ गया u बाई जी, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर पूरे टाइम एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहती है तो असेंड टाइम और डिसेंड टाइम हमेशा बराबर होते हैं। अगर पूरे टाइम एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, दैट मींस एयर रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह को हम नेग्लिजिबल कर लें, तो असेंड टाइम और डिसेंड टाइम हमेशा ही बराबर होते हैं। तो नॉर्मल परिस्थितियों में असेंड टाइम और डिसेंड टाइम बराबर होंगे। हैंस जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो आ जाएगा कितना, 2u बाय जी। जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो आ जाएगा 2u बाई जी। इफ असेंड के समय एक्सेलरेशन और डिसेंड के समय एक्सेलरेशन सेम है तो टोटल टाइम आ जाएगा 2u बाई जी। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको आते हैं, ये हमारे दिमाग में होनी चाहिए। इसके अलावा जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि अभी तो हमने सारे फॉर्मूले t इक्वल टू 0 मोमेंट इसको मानते हुए लिखे हैं, हम t इक्वल टू 0 किसी को भी मान सकते हैं, उसमें कोई कष्ट नहीं है। हैंस अगर हम t इक्वल टू 0 टॉप मोस्ट पॉइंट को ले लें, t इक्वल टू 0 टॉप मोस्ट पॉइंट को ले लें, ठीक है, तो बड़ी मजेदार इक्वेशंस बनती हैं, वो अपने को आनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि पार्टिकल का मोशन कुछ इस प्रकार से था, और इस मोमेंट को अगर t बराबर 0 मान लिया जाए तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा होगा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना। क्या फायदा होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और अब मान लेते हैं कि इसको t इक्वल टू 0 मोमेंट लिया और किसी t टाइम पर, मतलब यहाँ से t टाइम पर अगर कोई पार्टिकल इस जगह पर है तो उसके पास जो डाउनवर्ड वेलोसिटी होगी, वो डाउनवर्ड वेलोसिटी अगर v है ना भाई, किसी t समय पर, ये t बराबर 0 ये t बराबर t है, तो डाउनवर्ड अगर वेलोसिटी v है तो क्या v इक्वल टू u प्लस 80 लिखा जाएगा। u तो 0 है, v का वैल्यू क्या आ जाएगा, gt। देखो ध्यान से, v का वैल्यू क्या आ जाएगा, gt। हेंस v का जो वैल्यू है वो आ जाएगा gt इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, gt इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दैट मींस टॉप मोस्ट पॉइंट के 1 सेकंड बाद वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड, टॉप मोस्ट पॉइंट के 2 सेकंड बाद वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड, टॉप मोस्ट पॉइंट के 3 सेकंड बाद वेलोसिटी होगी 30 मीटर पर सेकंड, एंड सो ऑन। सिमिलरली टॉप मोस्ट पॉइंट से कितना नीचे आ गया है, अगर इसको मैं h बोलूं तो क्या h का वैल्यू होगा हाफ gt स्क्वायर। हेंस 1 सेकंड बाद कितना नीचे आ चुका होगा, 5 मीटर। अगर अपन एक चार्ट बना लें, मान लेते हैं ऐसा, क्योंकि ये डेटा थोड़ा सा मजेदार है ना भाई। इधर रखें टाइम, इधर रखें v और इधर रखें h, और कुछ चीजें अगर हम इसमें दर्ज कर लें, 1 2 3 4, ठीक है। तो t इक्वल टू 1 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी, t इक्वल टू 1 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी, 10 20
30, 40, सही है GT से। और हाफ GT स्क्वायर से देखें तो 1 सेकेंड पर कितना 5, 2 सेकेंड पर 20, है ना, 3 सेकेंड पर यहाँ 3 रखा, ठीक है, तो 9 5 जा 45, और 4 सेकेंड पर 16, 8 10 80, ठीक, करेक्ट है, समझ में आती बात। तो ऐसे सिचुएशन। और जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लेवल खींच दूं, ऐसे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लेवल खींच दूं तो जो स्पीड इस लोकेशन पर है वही स्पीड इस लोकेशन पर होगी। इसको आप किसी भी तरह की इक्वेशन से, एनर्जी कंजर्वेशन से कैसे भी समझ सकते हैं, है ना। हेंस 1 सेकंड बाद अगर वेलोसिटी 10 है तो 1 सेकंड पहले भी वेलोसिटी 10 ही होगी, ठीक है। और हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने से 1 सेकंड पहले पार्टिकल का जो डिस्टेंस होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो 5 मीटर होगा। और जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, किसी भी स्पीड से फेंका हो, किसी भी स्पीड से फेंका हो, यू की कोई भी वैल्यू हो, क्या टॉप मोस्ट पॉइंट से 1 सेकंड बाद या 1 सेकंड पहले स्पीड हमेशा ही 10 होगी। सोच के देखो, u कुछ भी रहा हो, इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कुछ भी हो, टॉप मोस्ट पॉइंट से 1 सेकंड पहले या टॉप मोस्ट पॉइंट के 1 सेकंड बाद वेलोसिटी या स्पीड 10 ही होगी, और टॉप मोस्ट पॉइंट से जो दूरी होगी वो 5 होगी। 1 सेकंड 2 सेकंड पहले या 2 सेकंड बाद स्पीड होगी 20, और जो डिस्टेंस होगा वो भी होगा 20, एंड सो ऑन। हेंस ये जो डेटा है बड़ा मजेदार है, और टॉप मोस्ट पॉइंट को t बराबर 0 ले लें तो बड़ी मजेदार काम हो सकते हैं, बड़ी मजेदार इक्वेशंस बन सकती हैं और बड़े फायदे हो सकते हैं, ठीक है। आखिरी बात, ये जो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में सीख लिया है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी की अंडरस्टैंडिंग, क्या हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जैसे कि मैंने कहा था स्ट्रेट लाइन मोशन के 2 सिचुएशंस हो सकती हैं, हॉरिजॉन्टल एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, क्या वहां भी हम ये सारा खेल खेल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि एक पार्टिकल है जिसको u स्पीड से फेंका और इस पर एक बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है a, अब इसके मोशन की कहानी बताओ। तो थोड़ा भी अगर आप समझदार हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो मोशन है, ये मोशन ऐसा कुछ होगा, और काफ़ी हद तक ये ऐसा है, यहाँ भी ऐसा ही है, ये u है और ये g है। तो ये मोशन और क्या ये मोशन आइडेंटिकल है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। क्या बता सकते हैं कि इस पोजीशन से टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुँचने में जो चलेगा वो कितना होगा, u²/2g, u²/2g, है ना भी। हेंस टर्निंग से पहले कितना चलेगा, u²/2g। टर्निंग जब होगी तब समय कितना होगा, उस समय टाइम क्या हो रहा होगा, u/a। दोबारा जब अपनी पोजीशन को क्रॉस करेगा तब टाइम कितना हो रहा होगा, 2u/a, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमने जो भी यहाँ सीखा है कि हम उसको स्ट्रेट लाइन मोशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन फॉर्मूलों को सीधे सीधे बस g की वैल्यू समझनी है, जो g है यहाँ वो a है, बस इतना ही है, जो यहाँ g है वो a है। हेंस मोशन अंडर ग्रेविटी की अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा कीमती हो जाती है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि उसी से हम सारा खेल खेल सकते हैं। दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन की सारा खेल, सारी कहानी केवल मोशन अंडर ग्रेविटी से की जा सकती है। उसके जो फॉर्मूलेज हैं और उसका जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी, उसकी मदद से देखा जा सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको समझाया है, बताया है, वो आपके पल्ले पड़ा होगा, आपको समझ में आया होगा, है ना भी, और आप उसका बेनिफिट उठाएंगे। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं फटाफट से। तो पहला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है। ए कार एक्सेलरेट्स विद अ यूनिफॉर्म रेट फ्रॉम रेस्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट सेकंड ऑफ a 3-second interval from the start is 15 meter, then find the distance traveled in the first second in meter। हाँ, तो कार एक्सेलरेट्स विद यूनिफॉर्म रेट फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से शुरू कर रही है, तो इसका मतलब केवल एक्सेलरेट ही कर रही होगी, वैसे भी तो स्पीड अप ही हो रही होगी ऑन अ स्ट्रेट रोड। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट सेकंड ऑफ अ 3-second इंटरवल फ्रॉम द स्टार्ट इज 15 मीटर, मतलब थर्ड सेकंड में कितना चला है, 15 मीटर। तो मैं चौथी इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, s इज इक्वल टू u प्लस a/2, u 0 है, u प्लस a/2 इंटू 2t माइनस 1, 2t हो गया 2 इंटू 3 माइनस ऑफ 1, तो ये हो गया 6 माइनस 1 5, 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6। हेंस एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो क्या जानना चाहता है, देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट सेकंड इन मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट सेकंड वुड बी हाफ a t स्क्वायर, तो हाफ इंटू a विच इज 6 इंटू t का स्क्वायर विच इज दिस, कितना आंसर आ गया, 3 मीटर, विच इज योर ऑप्शन नंबर ए। हो गया ना, फटाफट हमें सुलझा लेना है। A particle moving in a one-dimensional constant acceleration of 10 meter per second square is observed to cover a distance of 100 meter during a 4-second interval। Again constant acceleration दे दिया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की वैल्यू है, इज ऑब्जर्व टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर ड्यूरिंग अ 4-second इंटरवल, हाउ फार द पार्टिकल विल मूव इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड।
ठीक है जी। तो 1 डायमेंशनल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, पहले 4 सेकंड में 100 मीटर चला, ठीक है। तो s इज इक्वल टू पहले 4 सेकंड में, हाँ टाइम दिया होगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u इंटू टी, टी इज कितना 4 प्लस हाफ इंटू ए है 10, हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ये कहानी है। अब क्या पूछ रहा है, हाउ फार द पार्टिकल विल मूव इन द नेक्स्ट 4 सेकंड, अगले 4 सेकंड में कितना चलेगा, है ना भाई, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, अगले 4 सेकंड में क्या चलेगा। तो अपने पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 हम यहाँ से u की वैल्यू निकाल लें और फिर अगला पार्ट कर लें क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर 2 हम स्टार्टिंग से ही एक और इक्वेशन बना लें 8 सेकंड की और उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालें और उसमें से इसको माइनस कर लें। हम दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सेकंड वाली मेथडोलॉजी को फॉलो करूं तो शुरू के 8 सेकंड में जो चला वो कितना चला, वो चलेगा u इंटू 8 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 8 का स्क्वायर। अपने को क्या निकालना है, अपने को s निकालना है ना। हेंस u को एलिमिनेट करा देते हैं। तो एक काम करते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, और अब ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो क्या बन गया, 200 माइनस ऑफ s इज इक्वल टू, ये तो कट गया, और दिस माइनस दिस, है ना भाई। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 2 कटा, 4 4 16 160 माइनस ऑफ, यहाँ क्या आया देखो, तो 320, है ना, 320 आया, 64 था, 32 320, ठीक। हेंस 160 माइनस 320 माइनस का 160, वो माइनस का 160 इधर आ गया, 200 प्लस 160 इज कितना 360 इज s। तो शुरू के 8 सेकंड में कितना चला, 360। तो अगले 4 सेकंड में कितना चला, अगले 4 सेकंड में चला 360 माइनस 100 मतलब 260, 260 मतलब ये, मतलब हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक। अगला देखो, A body moving with uniform acceleration has a velocity of minus 11 centimeters per second when its x coordinate is 3 centimeter, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर मतलब 3,0 पर है, यहाँ है, और उसके पास वेलोसिटी है माइनस 11, दैट मीन्स वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है 11 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। If its x coordinate is 2 second, if its x coordinate 2 second later is minus 5,0, ठीक है। तो 2 सेकेंड बाद वो यहाँ आ गई, ये 0,0 और ये है -5,0, यहाँ आ गई, कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, ये है t इज इक्वल टू 0, ठीक है। इफ इट्स x कोऑर्डिनेट इज 2 सेकंड लेटर इज -5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, लगातार इसी डायरेक्शन में जा रही है, velocity is moving with the uniform acceleration has a velocity of 11 centimeters per second when its x coordinate is 3, if x coordinate is 2 second later is this, then what is the magnitude of its acceleration, ठीक है। अच्छा जी, एक्सेलरेशन के बारे में कुछ बताया है, कुछ नहीं बताया। एक्स कोऑर्डिनेट 2 सेकंड लेटर इज -5, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड इन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मान लेते हैं एक्सेलरेशन a है, बॉडी पर एक्सेलरेशन a लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 3 और 5 8 का, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, और 8 का डिस्प्लेसमेंट हुआ है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो मैं उसको -8 लिख रहा हूँ। तो -8 s इज इक्वल टू यू टी माइनस का 11 इंटू टी, यू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ a को पॉजिटिव लिखा मैंने, मतलब मैंने a एक्सेलरेशन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसा सोचा। अगर a नेगेटिव आ जाता है तो इसका होता है एक्सेलरेशन रिवर्स डायरेक्शन में। हैं सारे केसेस अपने आप ऑटोमेटिकली कवर हो रहे हैं, क्योंकि वैसे भी उसने डिस्प्लेसमेंट की बात और इक्वेशंस भी डिस्प्लेसमेंट देती है और हमने भी डिस्प्लेसमेंट की बात करी है। सारे तरह के केसेस अपने आप ऑटोमेटिकली कवर हो रहे हैं। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया माइनस का 22 इधर चला गया, तो दैट मीन्स 22 माइनस का 8 इज इक्वल टू 2a, ठीक है। 22 माइनस 8 कितना हुआ, 8 9 10 9 10 11 12 14 इज इक्वल टू 2a, a का वैल्यू आ गया 7। तो आंसर हो गया अपना कितना, 7, सिंपल, राइट। Fourth, a driver traveling at a speed of 36 sees the light turn red at the intersection if his reaction time is 0.6 seconds. Reaction time मतलब जितने समय में वो कुछ नहीं करेगा। तो पहले तो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 10, 5/18 से मल्टीप्लाई किया, तो 0.6 सेकंड तक तो उसने कुछ नहीं किया। हेंस 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, 10 इंटू 0.6, तो वो रिएक्शन टाइम में गाड़ी बढ़ गई आगे। देन दी कार डी एक्सेलरेट्स एट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर उसके बाद 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का डी एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है। तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का डी एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी 10 की है, कितना चलेगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इज -4 इंटू s, ठीक है भाई। तो डी एक्सेलरेशन के दौरान कितना चली, 100, तो 25/2 12.5 मीटर,
और रिएक्शन टाइम में कितना चली थी 10 × 0.6 है, दोनों को जोड़ दो, ये चली कार रुकने से पहले। 10 × 0.6 is 6, 6 + 12.5 is 18.5 मीटर, ये हो गया आंसर 18.5 मीटर्स, राइट। A body dropped from a height of 300 meter exactly at the same instant another body is projected from the ground level vertically up with the velocity of this, find when they will meet। ठीक है, तो ये तो ग्राउंड है और 300 मीटर के हाइट से एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया है ऐसे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी 0, 300 मीटर के हाइट से, ये 300 है। डायग्राम बनाना क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ना। डायग्राम आप हमेशा बनाएं डायग्राम का, मतलब फॉर ग्रांटेड मत लगे अरे रे तो ईजी है इसका क्या डायग्राम, ऐसा होना सोचे। तो फ्रॉम विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड, तो एक और बॉडी को हमने 150 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से नीचे से फेंका और वो ऊपर से आ रहे हैं भाई साहब। तो अब पूछ रहा है कि व्हेन विल दे विल मीट, है ना, तो कब मिलेंगे ये दोनों, मिलेंगे कब, ये पूछा जा रहा है। ठीक है जी, तो ये ऊपर जाते जाएगा, वो ऊपर से नीचे आते जाएगा और ये दोनों आपस में कहीं पर मिल सकते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं कि किसी टी टाइम पर मिलते हैं, तो किसी टी टाइम पर इनका मिलन हो जाता है यहाँ। तो टी टाइम में ये बॉडी ऊपर वाला कितना चलेगा, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, और ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कितना चलेगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दैट मीन्स 150t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और क्या इन दोनों का जो सम टोटल है, क्या वो सम टोटल 300 होना चाहिए, जोड़ो दोनों को, क्या मिला 150t मिला, हेंस 150t इज इक्वल टू 300, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड्स पर वो दोनों आपस में मीट करेंगे, आंसर हो गया हमारा 2 सेकेंड्स, है ना। तो दे विल मीट ईच अदर एट 2 seconds. Next, a stone is dropped from the top of a tall cliff and 1 second later a second stone is thrown vertically downward with the velocity of this. How far below the top of the cliff will the second stone overtake the first? A stone is dropped from the top of a tall cliff. तो यहाँ से एक स्टोन को ड्रॉप किया और 1 second later a second stone is thrown vertically downward with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। तो 1 second later में कि मैं डायग्राम बनाता हूँ, तो 1 second later जब सेकेंड स्टोन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंका 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो फर्स्ट स्टोन तब तक 1 सेकेंड गिर चुका था, और अगर 1 सेकेंड गिर चुका था तो उसकी स्पीड कितनी आ गई होगी, 10 मीटर्स पर सेकेंड, है ना भाई। तो 10 मीटर पर सेकेंड की उसकी स्पीड होगी। ये है स्टोन नंबर 1, ये है स्टोन नंबर 2, और कितना गिर चुका होगा नीचे, अभी से क्या था हाफ जी टी स्क्वायर मतलब 5 मीटर, तो दोनों के बीच जो गैप होगा वो 5 मीटर का होगा। हाउ फार बिलो द टॉप ऑफ द क्लिफ विल द सेकेंड स्टोन ओवरटेक द फर्स्ट, है ना, ऊपर से कितना नीचे, मान लेते हैं यहां पर ओवरटेक कर लेता है इस मोमेंट के टी टाइम बाद, है ना, इस मोमेंट के टी टाइम बाद। तो टी समय में जो सेकंड वाला स्टोन है वो तो इतना चलेगा और जो फर्स्ट वाला स्टोन है वो इतना चलेगा, सही है। तो सेकंड वाला स्टोन जो चलेगा उसको अगर S2 और सेकंड फर्स्ट वाला स्टोन जो चलेगा अगर अपन उसको S1 बोले तो S2 की जो वैल्यू होगी वो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ टी स्क्वायर से मैं लिखूंगा, तो वो होगी 20t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, ये तो है S2। और S1 की जो वैल्यू होगी, S1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 10t प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, और S2 माइनस S1 की वैल्यू होगी 5, तो जरा S2 माइनस S1 कर दो, तो S2 माइनस S1 की वैल्यू होगी 5, तो दैट वुड बी इक्वल टू 10t। तो t का वैल्यू कितना आ गया, हाफ सेकेंड। उसने पूछा है ऊपर से कितना नीचे, तो S2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो S2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, t को हाफ सेकेंड रख देते हैं, हेंस S2 वुड बी इक्वल टू, यहाँ मैंने हाफ रखा 10 प्लस यहाँ हाफ रखा, ठीक है जी, तो 5/4, दैट मीन्स 45/4 मीटर, आंसर आ गया सी। ठीक, दो मैं इसको रिलेटिव से भी कर सकता था, ओरल हो जाता है ये, पर अभी रिलेटिव हम जब पढ़ेंगे तब, अभी हम जो आता है हम उसी के अकॉर्डिंग इसको देख रहे हैं, उसी के एग्जाम्पल की तरह सोच रहे हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, ये बहुत आसान है, सभी बहुत इजी हैं और बड़ा मजा भी आता है करने में। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, तो कोई टावर है भैया, तो ये रहा, अरे पेन, चलो ठीक है, तो ये रहा ग्राउंड और ये रहा टावर, ठीक है, ऐसा। एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, क्या बोला, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, तो मान लेते हैं कि बॉल को हमने ऊपर फेंका इसे और बॉल का मोशन हुआ ये, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, व्हेन द बॉल रीचेस h बिलो द टावर इट्स स्पीड इज डबल ऑफ व्हाट इट वाज एट अ हाइट h अबव द टावर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो टावर से जब h हाइट पर, तो h हाइट मान लेते हैं कि ये h हाइट है और ये h डेप्थ है, ठीक।
तो टावर से जब h हाइट पर था उस समय और टावर से जब h हाइट नीचे है उस समय की बात हो रही है। क्वेश्चन समझ में आया? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझ के बताओ। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड व्हेन द बॉल रीचेस h बिलो द टावर इट्स स्पीड इज डबल व्हाट इट वाज एट ए हाइट h अबव द टावर। तो हाइट h अबव द टावर पर बॉल की जो स्पीड थी अगर वो थी v, तो h बिलो पर इस जगह पर जो स्पीड है वो है 2v, ऐसा बोला क्वेश्चन, है ना। अच्छा जी, फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय द बॉल फ्रॉम द टावर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड फ्रॉम द टावर, है ना। तो टावर से जो ग्रेटेस्ट हाइट होगी, मतलब कि ये वाली जो हाइट होगी, ये बता दीजिए ये क्या होगी। ऑब्वियसली ये तभी निकलेगा जब आपको u पता हो, ये इनिशियल वेलोसिटी पता हो u, या अगर v पता हो, v पता चल जाए तो ये तो h पता ही है, हम ये और निकाल लें। ठीक, दो तरीके हो सकते हैं। तो पहले जरा v के बारे में सोचते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको अगर मैं इनिशियल पॉइंट और इसको फाइनल पॉइंट की तरह लूँ, भूल जाऊँ बाकी सब कुछ को, सोचूं कि ये है मेरा t बराबर 0 और ये है मेरा t बराबर t, है ना। तो वो t0 वो t बराबर t। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ कितना? 2h। डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2h, है ना। और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2h की इक्वेशन हम लगा सकते हैं। तो v स्क्वायर मतलब 2v का स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस 2v का स्क्वायर, इनफैक्ट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as विच इज माइनस 2h। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सब साइन वाइन सब अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो ये हो गया 3v स्क्वायर इज इक्वल टू 4gh। तो v का वैल्यू मिल गया अपने को यहाँ से, है ना। इनफैक्ट v स्क्वायर का वैल्यू मिल गया 4gh/3। ठीक, अच्छा अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये यहाँ से यहाँ तक जो छोटा सा ये जो मूवमेंट होगा, ये जो छोटा सा चलेगा, ये कितना होगा? v स्क्वायर बाय 2g। ये कितना होगा? v स्क्वायर बाय 2g। हेंस ग्राउंड से या टावर के टॉप से जो अपन कैपिटल H निकालना चाहते हैं, क्या वो है स्मॉल h प्लस v स्क्वायर बाय 2g। तो कैपिटल H जो हम निकालना चाहते हैं, क्या वो है स्मॉल h प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। और v स्क्वायर बाय 2g की वैल्यू देखो कितनी है? 2h/3। So this is h plus 2h/3 which is 5h/3, 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 5h/3। आठवां, a balloon rises from rest on the ground with a constant acceleration of g/3। ठीक है, a balloon rises from rest on the ground। तो ग्राउंड से एक बैलून उड़ना शुरू हुआ, ऐसे उड़ना शुरू हुआ और रेस्ट से उड़ा, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है। और चूंकि बैलून है तो उस पर नेट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग सकता है, जो कि क्वेश्चन बता रहा है कितना है? g/3। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड व्हेन द बैलून हैज राइजन टू हाइट ऑफ 60 मीटर, है ना। अब बैलून ऊपर जाते जा रहा है और जब बैलून ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर आ गया तब एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है। ठीक है, तो बैलून यहाँ पहुंच गया है ना। तो बैलून 60 मीटर की हाइट पर पहुंच गया है ऐसे। तो क्या बता सकते हैं उस समय वेलोसिटी क्या होगी? एक्सेलरेशन पता था अपने को g/3, डिस्प्लेसमेंट पता है 60 मीटर। तो बैलून की जो स्पीड होगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन कितना है? g/3 पॉजिटिव का 2 इंटू g/3 इंटू 60 मीटर। g की वैल्यू 10 है ही, है ना। तो ये हो गया 3 2 6 0, ये 10 है ही, तो 20 इंटू 20, तो v का वैल्यू आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक समझ में आना चाहिए। हेंस उस समय जब स्टोन को ड्रॉप किया तो बैलून की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जब हम किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो जो ड्रॉप कर रहा है उसके रिलेटिव उसकी वेलोसिटी 0 होती है। इसका मतलब ग्राउंड फ्रेम से जब हम देखेंगे तो जो जिस चीज से ड्रॉप किया गया है, जो उसकी वेलोसिटी है, वही स्टोन की या जो भी चीज को ड्रॉप किया गया उसकी वेलोसिटी होगी। हेंस इस स्टोन के पास भी यही वेलोसिटी v, जो कि 20 मीटर पर सेकेंड है, होगी ड्रॉप करते समय, और उसकी हाइट ग्राउंड से 60 मीटर होगी स्टोन की। ये मैं स्टोन के लिए लिखा। अब आपसे क्या पूछा? फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। तो टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, ऐसा चलेगा आपकी बार स्टोन, है ना। तो स्टोन को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है। तो क्या इसको इनिशियल मोमेंट ले लें, इसको फाइनल मोमेंट ले लें, और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा? 60 मीटर। इक्वेशन लगाएं, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो देखना ध्यान से, s कितना? -60, s इज इक्वल टू ut 20t माइनस हाफ इंटू g इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो 0 0 0 उड़ा दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, और सब कुछ को इधर ले आए तो टी स्क्वायर, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, -40, है ना, और माइनस का 12 बराबर 0। ठीक है,
तो 6 और 2 में टूट सकता है, तो टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 6 और इधर से प्लस का 2t माइनस ऑफ 6, तो t माइनस 6 t प्लस 2, टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, हेंस t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। एकमात्र पॉसिबिलिटी बची, 6 सेकेंड कहाँ है, 6 सेकेंड ये है, तो हमारा आंसर आ गया t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स, राइट। Number, a body starts from rest and it's uniformly accelerated for 30 seconds. Distance traveled in the first 10 is x1, next 10 is x2 and the last 10 is x3. Then x1, x2, x3 is same as, ठीक है। तो starts from rest, तो इक्वेशन s is equal to ut plus half a t square लगेगी, u तो 0 है, तो displacement is half a t square, half a t square। और अगर मैं शुरू से ही काउंट करते रहूँ, मतलब पहले 30 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड, फिर 20, पहले 20 सेकेंड, फिर पहले 30 सेकेंड, है ना बे। तो x1 की जो वैल्यू आएगी वो होगी हाफ इंटू ए इंटू 10 का स्क्वायर, और x1 प्लस x2 की जो वैल्यू आएगी, x1 प्लस x2 की, वो हो जाएगी हाफ इंटू ए इंटू 20 का स्क्वायर, और x1 प्लस x2 प्लस x3 की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हाफ इंटू ए इंटू 30 का स्क्वायर। और फिर क्या हम इनकी रेशियोज वगैरह निकाल सकते हैं ना, कॉमन क्वेश्चन है, आंसर है सी, कर लेना आप आराम से। और आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। A body starts from rest and travels 120 centimeter in the 6th second, starts from rest और 120 सेंटीमीटर चली, तो 120 इज इक्वल टू u तो 0 है प्लस a बाई 2 इंटू 2t माइनस 1, दैट मीन्स 12 माइनस ऑफ 1 विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। देन व्हाट इज द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, तो क्या हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, मीटर में करना है, तो 120 सेंटीमीटर है तो इसको 1.2 मीटर में कर दे रहे हैं, तो अब आंसर अपने आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आ जाएगा, है ना भाई, आंसर है सी, ठीक। तो ऐसा है, ठीक। तो अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, कुछ और एग्जांपल्स भी मैं लूंगा मोशन अंडर ग्रेविटी पर और कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर, कुछ और एग्जांपल भी लूंगा, एरोडोफ के भी कुछ क्वेश्चंस लूंगा अगली क्लास में, और फिर हम वेरिएबल एक्सेलरेशन पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में वेरिएबल एक्सेलरेशन पर बात होगी और कुछ अच्छे क्वेश्चंस इक्वेशन ऑफ मोशन से संबंधित पर हम बात करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि लेक्चर्स आपको बहुत मजा आ रहा है, बहुत मेहनत से मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, बहुत मेहनत से ये सब चीज़ें आपको दे रहा हूँ, तो मैं जो जितनी मेहनत कर रहा हूँ उसका कम से कम 10 गुना आपने करना है, तब आपका कुछ भला हो सकता है, तब आपकी रैंक आएगी, इस बात को भूलना नहीं है। दैट मीन्स केवल ये लेक्चर्स देख लेने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे, क्वेश्चंस नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे, बार बार बैंग ऑन नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा, जो कि आपको एज एन इंटेलिजेंट पर्सन करना चाहिए। थैंक यू।